गुड मॉर्निंग बेटा। करें स्टार्ट एक बार। 5 मिनट में ब्रशअप करते हैं लास्ट क्लास वाला, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वाइड टैक्सेशन की बात करें तो कितनी ब्रांचेस? 2। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। वेदर अ पर्टिकुलर टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इट डिपेंड whether tax liability can be shifted or not. If the tax liability can be shifted to another person, tax is known as indirect tax. While if tax liability cannot be shifted, tax is known as direct tax. Direct tax nature is progressive in nature, meaning thereby as and when income increases, टैक्स लायबिलिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। इस नेचर को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव मीनिंग बेटा टैक्स लायबिलिटी रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। एग्जाम्पल, ये चेयर मैं परचेज करूं, आप परचेज करें, अंबानी साहब परचेज करें, टाटा साहब परचेज करें, रेट अगर 12% है वो सबके लिए ही क्या है बेटा? आपका 12%। नेक्स्ट इसके बाद डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन पर्सन, इंडिविजुअल, कंपनी, इनके ऊपर लगते हैं बेटा डायरेक्ट टैक्स। वेल इनडायरेक्ट टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स और सर्विसेज। इवेजन की बात करें, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बेटा खुद अपनी जेब से डायरेक्ट जाता है, यहाँ इवेजन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, हायर टैक्स इवेजन। इनडायरेक्ट टैक्स में क्योंकि बर्डन बायर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, सामने वाले के ऊपर, वहां टैक्स इवेजन कंपैरेटिवली क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट इसके बाद लिया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन द मदर ऑफ ऑल लॉज। जितने भी लॉज हैं बेटा, टैक्सेशन, सिविल, क्रिमिनल, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, जो भी आप पढ़ के आए हैं, पढ़ेंगे या आगे जाके पढ़ने हैं, सारे के सारे डिराइव होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स हैं, जैसे एक्ट में होते हैं सेक्शन सब सेक्शन, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं आर्टिकल सब आर्टिकल। मतलब वही है, बस कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ी चीज है इसलिए वहां पर बोल देते हैं आर्टिकल। उसका एक आर्टिकल 245, लॉ बनाने की पावर केवल किसके पास है बेटा? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास। फिर इसके बाद हमने लिया बेटा आर्टिकल 265, नो टैक्स ऑफ एनी काइंड शैल बी लेवी और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कौन बोल रहा है ये? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसको बोल रहा है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को। क्या बोल रहा है बेटा? किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं लग सकता जब तक लॉ मेकिंग पावर नहीं होगी। लॉ मेकिंग पावर कहां दे रखी थी बेटा? आर्टिकल 246 रेड विद 7 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। खोल के देखते हैं कितनी लिस्ट नजर आती है? 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स होते हैं, लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर होते हैं बेटा, लॉ बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है, एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। और कंकरेंट लिस्ट में जितने भी मैटर होते हैं, लॉ बनाने की पावर दोनों के पास, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ मैटर 97, एमसीक्यू के एंगल से काम आएंगे। स्टेट लिस्ट में बेटा 66, कंकरेंट लिस्ट में बेटा आपके 47। उसमें टैक्सेशन के मैटर पिक कर लेते हैं 1 by 1। सबसे पहला यूनियन लिस्ट, तो नाम से पता चल रहा है पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, पूरे इंडिया के लिए बनाएगा। यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। 83, कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। केवल गुड्स के ऊपर लगती है बेटा आपकी कस्टम ड्यूटी। नंबर 3, 84, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है ऑन 6 गुड्स विच इज मैन्युफैक्चर इन इंडिया। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एयर टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैसेस, टोबैको एंड टोबैको आर्टिकल। ये 6 चीजें इंडिया में प्रोड्यूस होंगी तो मैन्युफैक्चर के ऊपर एक टैक्स लगेगा। नेम ऑफ द टैक्स इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ओनली मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, उनके ऊपर एक्साइज नहीं लगती। नेक्स्ट इसके बाद 92A, सेंट्रल सेल्स टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होगी तो उसके ऊपर लगता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। आज जब सारा क्रक्स निकाल लेंगे तो क्रक्स ये निकल के आएगा, ये भी केवल 6 चीजों पे है जिन पे सेंट्रल एक्साइज है, उन्हीं के ऊपर केवल क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स। अभी डिटेल में लूंगा। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री नंबर 92C, सर्विस टैक्स। नेक्स्ट इसके बाद बेटा एंट्री नंबर 97, रेजिडरी एंट्री। हर वो मैटर जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, इसके ऊपर बेटा फ्यूचर में अगर कभी लॉ बनाना पड़ गया तो लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास आ जाएगी। यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 97 में।
नेक्स्ट इसके बाद स्टेट लिस्ट, इसके 3 ही मैटर है, 46, 51, 54। 46 में क्या है बेटा, इनकम टैक्स, पर केवल किसके ऊपर, केवल एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर। 51 स्टेट एक्साइज, स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाएगी 4 चीजों के ऊपर, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हेम्प और आपका बेटा नारकोटिक्स अदर देन टोबैको, क्योंकि टोबैको के ऊपर सेंट्रल एक्साइज है। इन 4 चीजों के ऊपर लगती है स्टेट एक्साइज। और एंट्री नंबर 54 वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स। और जब क्रक्स निकाल लेंगे, आज जब सारा पढ़ा दूंगा, ये भी उन 6 के ऊपर है जिनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज है, डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अगर मैं सेल की बात करूं, इंट्रा स्टेट, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट में वैट अभी तक जो पढ़ा है, इंटरस्टेट में सीएसटी। एक्साइज की बात करें बेटा, या तो सेंट्रल या स्टेट, सेंट्रल है 6 के ऊपर, स्टेट है बेटा आपकी 4 के ऊपर। जीएसटी ना तो यूनियन लिस्ट में है, जीएसटी ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, फिर ये कहां गया जी, इसका आर्टिकल ही अलग से बना दिया, आर्टिकल 246 ए। वो अपने आप में एक ज्यादा बड़ी बात हो गई, एक तो एंट्री हो, एक आर्टिकल अलग से हो जीएसटी, क्योंकि 17 टैक्सेस को मर्ज किया था बेटा, बहुत बड़ी चीज थी, एक आर्टिकल ही अलग से बना दिया, जीएसटी इज गवर्न बाय आर्टिकल 246 ए। फिर लास्ट चीज जाते जाते गुड्स वाइज एनालिसिस स्टार्ट किया था हमने। सबसे पहला लिया था बेटा एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वर्ड्स के पीछे पड़ जाते हैं। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। वाइल बात करें एनिमल कंजम्पशन, बात करें इंडस्ट्री कंजम्पशन, दारू गोला फ्यूल के लिए यूज होता है बेटा, उनके ऊपर जीएसटी क्या होगी, चार्ज होगी। ह्यूमन कंजम्पशन वाले के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगी। उनके ऊपर क्या लगेगा जी, उनके ऊपर मैन्युफैक्चरर के ऊपर तो बेटा 2 टैक्स लगेंगे, एक्साइज क्योंकि उसने मैन्युफैक्चर करा है, और बेचेगा सेम स्टेट में बेच देगा तो वैट, दूसरे स्टेट में बेचेगा तो सेंट्रल सेल्स टैक्स, यानी कि मैन्युफैक्चर 2 टैक्स देगा, एक्साइज प्लस वैट सेम स्टेट है, एक्साइज प्लस सीएसटी अगर दूसरे स्टेट में सेल कर रहा है। और अगर लीकर अदर देन मैन्युफैक्चरर बेचेगा, चाहे वो होलसेलर, रिटेलर, वाइन शॉप, रेस्टोरेंट में हो, केवल एक ही टैक्स लगेगा, या तो वैट, या वन स्टेट से दूसरे स्टेट में है तो बेटा सीएसटी। लीकर के ऊपर जीएसटी नहीं है, पर अगर किसी चीज के अंदर लीकर यूज हो रही है, पेस्ट्री उसमें लीकर यूज हो रही है, बिस्किट उसमें लीकर यूज हो रही है, दवाइयां उसमें लीकर यूज हो रही है, तो वो लीकर नहीं मानी जाएंगी, वो पेस्ट्री ही है, वो आपका केक ही है, उसके ऊपर क्या चार्ज होगा बेटा, आपका जीएसटी चार्ज होगा। ठीक, अब इसमें एक मेजर अमेंडमेंट है 22 जून 2024 से, जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 8-10 दिन पहले ही, अभी तक अमेंडमेंट बेटा इफेक्टिव नहीं हुई है, पर पता रहना चाहिए कि क्या चीज आई है। एक होता है बेटा ईएनए, क्लाइंट है मेरे वेव इंडस्ट्री धनोरा में प्लांट है इनका, वो मैन्युफैक्चर करते हैं ईएनए, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल। कच्ची शराब सुना है, कच्ची शराब, लेबर ने कच्ची शराब पी ली वो मर गए, अरे हाँ कर दो ना भी सुनाओ, हाँ चलो। ईएनए एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, ये क्या है बेटा, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, ये पेट्रोल के अंदर भी डलता है। एथनॉल वर्ड अगर सुना हो, ये एथनॉल है, ईएनए क्या है, एथनॉल है, ये मल्टीपर्पस होता है, अगर इसको पेट्रोल में भी यूज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा मिलाएं वो लीकर में कन्वर्ट होता है। कच्ची शराब एज ए फ्यूल भी यूज होता है, एज ए बेटा ये आपका पेट्रोल के अंदर भी डलता है, और ये आपका क्या है, थोड़ा सा पानी इसमें मिला दिया जाए, ये फिर लीकर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। दिक्कत ये आ रही थी बार बार, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो या ना हो, 2017 से चार्ज होती आ रही थी, 2017 मतलब जब से जीएसटी आया था, तब से उसके ऊपर क्या था बेटा, जीएसटी एप्लीकेबल था। इंटरप्रिटेशन ये निकल रही थी, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, केवल उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। ईएनए इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कच्ची शराब है, कच्ची शराब इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो तो पानी वानी के जब मिलेंगे उसमें केमिकल, तो जाके वो किस में कन्वर्ट होती है बेटा, लीकर में कन्वर्ट होती है। पर 22 जून 2024 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, जीएसटी काउंसिल होता है बेटा कुछ बॉडी है, ये पूरे गवर्नमेंट ने क्या बना रखी है, एक बॉडी बना रखी है, जो जीएसटी में जितने भी चेंजेस होते हैं वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे आते हैं। इसमें सेंट्रल के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सारी स्टेट गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 1 मिनट मान लेते हैं रूम इंडिया है, आप सारे स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं बन जाता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमारी एक बॉडी का नाम क्या है बेटा, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी के सारे डिसीजन कौन लेती है, जीएसटी काउंसिल। उन्होंने 22 जून 2024 को
एक लेटेस्ट डिसीजन लिया है, वर्ड्स पे एम्फेसिस लेना, ENA यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट चार्जेबल टू GST। केवल ENA बाहर नहीं है, आगे भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ENA यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट चार्जेबल टू GST। ये 22 जून 2024 को बेटा GST काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है। ये फाइनलाइज होगा बेटा जाके सितंबर फर्स्ट वीक तक पता चलेगा कि रिकमेंडेशन को माना है या नहीं माना, पर नॉलेज रहनी चाहिए, अपडेट रहने चाहिए आप सब। 22 जून 2024 इसमें एक रिकमेंडेशन आई है, ENA यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगेन नॉट चार्जेबल टू GST। तो बिग रिलीफ है बेटा इसके लिए। ENA को भी क्या कर दिया इन्होंने, GST के दायरे से बाहर कर दिया। पर केवल ENA नहीं, आगे क्या है, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर। अब सामने ध्यान दो, मैं ENA मैन्युफैक्चर करता हूं, मैंने बेचा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिकर मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो उसको पेट्रोल में मिक्स करेगा, GST चार्ज होगी, धीरे धीरे चलना। आई एम द ENA मैन्युफैक्चरर, वेव इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बेटा ये बनाते हैं एथेनॉल। मैंने एथेनॉल बनाया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बेचा, वो क्या करेगा, इसका पेट्रोल में मिक्स करके इसको बेचेगा, GST लगेगी, यस GST चार्ज होगी। अगला एग्जांपल, मैंने ENA बनाया, मारुति उद्योग लिमिटेड को मैंने प्रोवाइड कर दिया, सेल कर दिया, वो उसको एज ए फ्यूल यूज करेगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। GST चार्ज होगी या नहीं, होगी, क्योंकि वो भी लीकर में यूज नहीं कर रहा। तीसरा, मैंने ENA बनाया और मैंने बेच दिया किंगफिशर को, वो इसको यूज करेगा किसमें बेटा, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या होगा, अब नॉट चार्जेबल टू GST। तो ध्यान से, ENA परमानेंट बाहर नहीं हुआ है, ये सीधा जैसे ही नाम पड़े ENA नॉट चार्जेबल टू GST, ये अधूरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी बेटा। ENA used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption is not chargeable to GST। 22 जून 2024 GST काउंसिल की रिकमेंडेशन है, भी फाइनलाइज होगा बेटा सितंबर फर्स्ट वीक में जाके, वो जो भी होगा क्लास में मैं आपको बता दूंगा। कोई जनवरी का स्टूडेंट तो नहीं है बेटा, जनवरी 25 जिसका अटेम्प्ट हो? अगर जनवरी 25 अटेम्प्ट है, आपने ऐसा कुछ नहीं सुना, आपने केवल क्या सुना है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ENA के बारे में आपको कुछ नहीं पता। ये सारी बहस किसके लिए होगी, मई 25, क्योंकि एप्लीकेबल किसके लिए होगा, ये मई 25 के लिए। तो अगर कोई भी बेटा ऑनलाइन या फेस टू फेस जिनका जनवरी 25 में अटेम्प्ट है, ENA अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको लिख के आना है चार्जेबल टू GST। मई 25 के लिए क्या होगा वो मैं क्लास में बता दूंगा अगर रिकमेंडेशन फाइनल होती है। फिलहाल रिकमेंडेशन क्या है बेटा, लास्ट टाइम बोलो रिकमेंडेशन क्या है, ENA used for manufacturing of alcoholic liquor is not chargeable to GST। 22 जून 2024 रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। ठीक, और बताओ अगर ये फाइनलाइज हो गया आपका एक चैप्टर बढ़ जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर ये फाइनलाइज, मई 25 वालों से बात कर रहा हूं मैं, जनवरी के ऊपर तो एप्लीकेबल भी नहीं है। प्रैक्टिकल सोचना बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करो, बड़े हो चुके हो आप। मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं ENA, सामने वाला मेरे पास आया, मुझे ENA दे दो जी, ले ले भाई, मेरा तो काम ही क्या है, इसको बेचना है। वो कह रहा है जी मैं इसको लीकर में यूज करूंगा, मैं कह रहा हूं ठीक है लीकर में यूज करेगा, कसम खा तू लीकर में यूज करेगा, हाँ हाँ जी मैं कसम खा रहा हूं मैं लीकर में यूज करूंगा, चल ले जा, मैं GST चार्ज नहीं कर रहा। इसने अदर देन लीकर यूज कर लिया तो फिर क्या होगा यार, आराम से चलो, आराम से चलो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मुझे पता है वो बदतमीजी करेगा ही नहीं, बदतमीजी मतलब उसको मिसयूज नहीं कर सकता, उसको पेट्रोल में यूज करेगा, वो लीकर में यूज नहीं कर सकता। मुझे पता है बेटा आपका कोई इंडस्ट्री कंजम्पशन मारुति उद्योग लिमिटेड वो ले जा रहा है मेरे से खरीद के, उसके इसमें मैं GST चार्ज करूंगा ही करूंगा। अब मेरे से ले जा रहा है कोई बिवरेजेस वाला, मतलब जो लीकर मैन्युफैक्चर करता है, अब अगर वो लीकर में यूज करे तो GST नहीं है, अदर देन लीकर यूज कर ले तो वो भी तो ऐसे फ्यूल यूज कर सकता है, तो GST क्या होगी, चार्ज होगी। मुझे कैसे पता चले सामने वाला कहां यूज करेगा, हाउ वुड आई केम टू नो? और पूरा लोग किसके एंगल से पढ़ते हैं, सप्लायर। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं और आगे भी बोलता रहूंगा, ये सारे लोग किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं बेटा, सप्लायर। बायर बोल रहा है जी मैं इसको यूज करूंगा लीकर में, तो फिर तो मैं मान रहूंगा उसको, उसके साथ साथ तो मैं जाऊंगा नहीं ना यार, कि मैं भी तुम उस टैंक के ऊपर बैठ जाता हूं, देख के आऊंगा तो उसको कहां पर यूज कर रहा है, वो तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है।
हाउ वुड आई केम टू नो कि सामने वाला इसको लीकर में ही यूज करेगा? इसके लिए रूल्स बनेंगे फिर प्रॉपर, कुछ ना कुछ मिडवे तो निकालेंगे बेटा, नहीं तो मिसयूज होना शुरू हो जाएगा जीएसटी बचाने के चक्कर में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हाँ जी मैं भी फैक्ट्री लगा रहा हूं लीकर की, आप दे दो जीएसटी चार्ज मत करो। टैक्स बचाने के लिए इंडियन कुछ भी कर जाते हैं बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके साथ साथ ये रूल्स भी आएंगे जिसमें ये बताना पड़ेगा कि ये सिस्टम कैसे चलेगा। गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना पड़ेगा इसके ऊपर, अदरवाइज टैक्स इवेजन हो जाएगा। तो एक लाइन में इसको लिख लो, मई वाले लिखना बेटा, जनवरी वाले मत लिखना। जनवरी वाले खाली नॉलेज के लिए सुन लो। ENA, ENA स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल। ENA stands for extra neutral alcohol। थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो बेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम परमानेंट बंद होने चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। चाहे अपने मोबाइल में ही डाउनलोड कर लो कोई भी ऐप, आज तक या कुछ भी, एक या दो न्यूज़ जरूर अपडेट रहा करो। और न्यूज़ भी टैक्सेशन के रिगार्डिंग ज़्यादा, बांग्लादेश में क्या हो गया जी तक पता होगा, तख्ता पलट हो गया नालायक। एनीहाउ वापस आओ, ENA न्यूज़पेपर पढ़ने की असली में आदत डालो बेटा, अगर अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, नहीं ये किताबी कीड़े बन के रह जाओगे। ENA पहले लो बताओ क्या है? यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगी। जीएसटी काउंसिल मीटिंग रिकमेंडेशन 22 जून 2024 लिख दो। ENA विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ENA which is used for manufacturing of alcoholic liquor for human consumption। ENA which is used for manufacturing of alcoholic liquor for human consumption is not chargeable to GST। 99% तो पॉसिबिलिटी है बेटा लो यही बनेगा, क्योंकि काउंसिल जो भी रिकमेंडेशन देती है फाइनली कन्वर्ट हो ही जाता है। वो 1% है, वो जो भी होगा मैं क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एट प्रेजेंट हमने अब दो चीज़ें पढ़ ली जिसके ऊपर जीएसटी नहीं है। नंबर 1 एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एंड नंबर 2 ENA विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एनी इफ्स एंड बट्स फ्रॉम योर साइड? पहली गुड्स हो गई बेटा लीकर। तरीका यही है, एक तरफ से मैं निपटाऊंगा फिर आपकी क्वेरीज। साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस माना जाएगा, समझ में आ गया है। आगे बढ़ जाऊंगा बेटा मैं, चले मूव ऑन, चलें जी आगे आओ। अब उसको लो, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एयर टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैसेज, टोबैको छोड़ देना, उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी अलग है। इन 5 गुड्स को लिखो, इनकी क्या ट्रीटमेंट होगी, कौन से टैक्स लगेंगे? पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैसेज, एयर टर्बाइन फ्यूल। मैन्युफैक्चरर के केस में क्या होगा? अदर देन मैन्युफैक्चरर के केस में क्या होगा? आप कोशिश करो बेटा। मैन्युफैक्चरर क्या लगेगा इसके ऊपर? सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, कस्टम, इनकम टैक्स, क्या? सेंट्रल एक्साइज। यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 84 उसमें आते थे सारे। तो मैन्युफैक्चरर जैसे ही मैन्युफैक्चर करेगा उसके ऊपर लग जाएगी
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब मैन्युफैक्चर करके क्या करेगा, वो सेल करेगा। अरे जो मैन्युफैक्चर करेगा बेचेगा तो सही ना, तो जब सेल करेगा उसके ऊपर बेटा सेम स्टेट में बेचेगा तो वैट, दूसरे स्टेट में बेचेगा तो सीएसटी। तो मैन्युफैक्चरिंग करके सेम स्टेट में बेचेगा, दो टैक्स लगेंगे, सेंट्रल एक्साइज और वैट। और मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे स्टेट में बेचेगा, दो टैक्स लगेंगे, सेंट्रल एक्साइज और सीएसटी। सीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सेल्स टैक्स। अदर देन मैन्युफैक्चरर कोशिश करो बेटा, सेम स्टेट में है तो वैट, दूसरे स्टेट में है तो सीएसटी। और इसके ऊपर भी नोट डाल दो, इन पांचों प्रोडक्ट के ऊपर, इन पांचों प्रोडक्ट, पांच हो गए ना बेटा, इन पांचों प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होती। नो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन दीज प्रोडक्ट्स। कुल मिला के कितने हो गए बेटा जिन पे जीएसटी चार्ज नहीं होती? 6, और एएनए को मिला दे तो 7। एएनए की आदत डाल लो बोलने की। अब टोटल कितने हो गए बेटा? 7। ठीक है जी, सातों के नाम बोलो जरा। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैसेज, एयर टर्बाइन फ्यूल। इन 7 के ऊपर बेटा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? चले मूव ऑन। नेक्स्ट इसके बाद ले लो टोबैको। टोबैको एंड टोबैको आर्टिकल। आर्टिकल बोल दो या प्रोडक्ट बोल दो। मैन्युफैक्चरर के केस में क्या होगा? अदर देन मैन्युफैक्चरर क्या होगा? मैन्युफैक्चरर के ऊपर कोशिश करके बताओ। इनकम टैक्स, वैट, जीएसटी, कस्टम एक्साइज कुछ लगेगी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और जब बेचेगा जीएसटी आती है इसके ऊपर। इसके ऊपर वैट या सीएसटी नहीं है, याद रखना। इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है, नहीं तो ऊपर भी ले लेता है इसको ओब्लिक करके टोबैको। इसके ऊपर जीएसटी है बेटा, इन पे वैट या सीएसटी एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, और जीएसटी चाहे इंट्रा स्टेट सेल हो चाहे इंटर स्टेट सेल हो, जीएसटी एक ही है। समझ में आया ना डिफरेंस? एक्साइज तो 6 पे थी, जबकि बेटा पहले 5 पे, इन पे 5 पे तो क्या है, वैट और सीएसटी। टोबैको के ऊपर क्या चार्ज होता है? जीएसटी चार्ज होता है। अदर देन मैन्युफैक्चर बता सकते हो? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक, अब कौन सा बचा? इंडियन हेम्प, भांग, ओपियम, अफीम, नारकोटिक्स अदर देन टोबैको। नारकोटिक्स अदर देन टोबैको। या तो ये मैन्युफैक्चरर बना के बेचेगा, या ये अदर देन मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। मैन्युफैक्चरर के केस में बता सकते हो बेटा? स्टेट एक्साइज। मैन्युफैक्चरर के केस में स्टेट एक्साइज। बेचेगा तो जीएसटी। कोई वैट सीएसटी नहीं है, बस ऊपर वाले प्रोडक्ट पे था वैट सीएसटी। बाकी अब ए टू जेड सारी चीज़ों पे जीएसटी है बेटा। इसके ऊपर बताना अदर देन मैन्युफैक्चरर।
और इसके अलावा जितनी भी गुड्स बच गई इन स्पेसिफिक के अलावा, नंबर 1 में लिया था मैंने लीकर, नंबर 2 में लिए थे मैंने वो 5 प्रोडक्ट, नंबर 3 पे टोबैको, नंबर 4 पे इंडियन हेम्प, ओपियम एंड नार्कोटिक्स। इसके अलावा बाकी जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बच गई, क्लास में देख लो बेटा, जितनी भी नज़र आ रही हैं, इन सब के ऊपर क्या चार्ज होता है? जीएसटी। तो ऑल अदर गुड्स या सर्विसेज क्या चार्ज होगा भाई? चार्जेबल टू जीएसटी। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन फॉर्म में पिक करो और फिर मुझे बताओ कि किस चीज़ के ऊपर क्या। इसको ऐसे याद कर लो, किस चीज़ के ऊपर वैट और सीएसटी है। जिनके ऊपर वैट सीएसटी है वहाँ जीएसटी होगा नहीं, और जहाँ वैट सीएसटी नहीं है बेटा, बाय डिफॉल्ट फिर बाकी सबके ऊपर क्या चार्ज होता है? बाकी सबके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। क्वेश्चन फॉर्म में लिखो और मुझे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द गुड्स which is chargeable to central excise duty. Name the goods which is chargeable to central excise duty. पहले बताओ बेटा, ऐसी कौन कौन सी गुड्स हैं जिसके ऊपर आज भी सेंट्रल एक्साइज लगती है? ओनली 6, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैसेस, एयर टर्बाइन फ्यूल, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोल दो, आर्टिकल बोल दो, लिख दो। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, natural gases, air turbine fuel, tobacco and tobacco product. Tobacco and tobacco product. वही चीज़ है, मैं अलग एंगल से लिखवा रहा हूँ, पढ़ रखा है हमने, पर कल को जब रिवाइज करोगे तो ऐसे याद करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन बेटा, नेम द गुड्स विच इज चार्जेबल टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी। नेम द गुड्स विच इज चार्जेबल टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी। कौन से हैं पहले बताओ? 4, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, नार्कोटिक्स अदर देन टोबैको एंड इंडियन हेम्प। लिख दो। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, अफीम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स अदर देन टोबैको।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगाओ बेटा, एग्जाम के लिए ये बढ़िया बनता है। नेम द गुड्स विच इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। बस केवल ये गुड्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं है, उसके अलावा कितनी मर्जी गुड्स हो सारी जीएसटी के दायरे में आएंगी। नेम द गुड्स विच इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। कितनी है? 7। EN ने आदत डाल लो, ये फाइनल होगा ही होगा मुझे पता है। EN ने बोलने की भी आदत डालने हैं। टोटल कितने हो गए बेटा? 7 गुड्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं है, बाकी सबके ऊपर A to Z जितनी भी गुड्स हो जाएं सबके ऊपर क्या लगना है? जीएसटी लगना है। उन 7 की लिस्ट में माइक नहीं आता, जीएसटी चार्ज होगा। 7 की लिस्ट में डिजिटल पेन नहीं है, जीएसटी चार्ज होगा। चेयर 7 की लिस्ट में नहीं है बेटा, चार्ज होगा। फैन, एसी, साउंड सिस्टम, जो चीज़ नजर आ रही है क्लास में सबके ऊपर जीएसटी चार्ज होना है। केवल 7 गुड्स हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। लिखो 7 हो गए नाम जल्दी जल्दी। नंबर 1, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। नंबर 2, हाईलाइट कर देना इसको तो, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। केवल EN ने लिख के मत छोड़ना। एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। 2 हो गए। देन थर्ड, पेट्रोल। फोर्थ, डीजल। फिफ्थ, पेट्रोलियम क्रूड। सिक्स्थ, नेचुरल गैसेस। और लास्ट, एयर टर्बाइन फ्यूल। जो लास्ट के 5 है ना बेटा, पेट्रोल, डीजल, ATF, एयर टर्बाइन फ्यूल, इनको बोल देते हैं शॉर्टकट में पेट्रो प्रोडक्ट्स। पेट्रोकेमिकल से वर्ड निकला है पेट्रो, पेट्रो प्रोडक्ट्स लास्ट के 5 को। तो क्लास में बार बार कई बार आगे आएगा कि पेट्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं है, तो पेट्रो का मतलब समझ जाना, मैं उन 5 की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल, डीजल, एयर टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैसेज, ये जो 5 है बेटा, इनको मिला के कलेक्टिवली बोल देते हैं पेट्रो प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन 7 चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं है। इसके अलावा जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, सब जीएसटी के दायरे में आती हैं। और मजे की बात है, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं है उसके ऊपर ही वैट या सीएसटी है। अलग से वैट या सीएसटी की लिस्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। इन्हीं 7 गुड्स के ऊपर क्या है बेटा? वैट और सीएसटी। वैट लगेगा इंट्रा स्टेट सेल पे, सीएसटी लगेगा इंटर स्टेट सेल पे। क्लियर? एक डायग्राम बना रहा हूं समरी फॉर्म में, फिल आप करना, मैं हेल्प करता हूं आपकी बेटा। आप लिख रहे हैं साथ साथ। एमसीक्यू में थोड़ा परेशान करता है ये, इसलिए आदत डाल लेते हैं। या तो एक बार देख लो कितने कॉलम बनेंगे। नेम ऑफ गुड्स, फिर उस हिसाब से बना लेना बेटा। आप बताएंगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगे या ना लगे। फिर आप बताएंगे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगे या ना लगे। फिर आप बताएंगे वैट सीएसटी लगे या ना लगे। फिर आप बताएंगे जीएसटी। 5 कॉलम है बेटा।
लिखा? एक मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, बाकी आप ट्राई करना। सबसे पहला ले लो एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एब्रीविएशन लिख दूँ ना तो समझ में आ जाएगा। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बोलो बेटा, क्या सेंट्रल एक्साइज लगती है? नहीं। क्या स्टेट एक्साइज लगती है? यस। वैट सीएसटी? यस। जीएसटी? नो। ऐसे करना है। अब मैं केवल नाम लिखूंगा, बाकी आप अपने आप देखना। ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल यूज्ड इन ALHC। समझ जाओगे ना? एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल यूज्ड इन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कोशिश करो बेटा, कोशिश करें। क्या है इसको? जीएसटी के दायरे से बाहर, अमेंडमेंट बताओ ना पहले तो क्या है उसको याद करो। जीएसटी से आउटसाइड कर दिया, जीएसटी से बाहर कर दिया, ये तो हुआ कैंसिल। जो जीएसटी से बाहर है उस पर क्या आएगा बेटा? वैट। कहाँ गया वैट? ये रहा वैट। सेंट्रल एक्साइज की लिस्ट में कहीं ENA का नाम था? आराम से चलो ऐसे ही लो करते हैं। सेंट्रल एक्साइज की लिस्ट में ENA का नाम कहीं नहीं है। स्टेट एक्साइज में ENA का नाम कहीं नहीं है, लीकर है वहां। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ENA कहीं नहीं है। क्या हो जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? कैसे करें? ENA सेंट्रल एक्साइज की लिस्ट में नहीं है, यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 84 में नहीं है, आपका स्टेट एक्साइज की लिस्ट में नहीं है, तो ना तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ना स्टेट एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी से बाहर कर दिया बेटा अभी की अभी 22 जून को ही। ठीक है साहब, तो क्रक्स ऑफ द मैटर, जो जीएसटी से बाहर है उसके ऊपर क्या लगता है? वैट या सीएसटी। चलो जी, थर्ड, पेट्रो प्रोडक्ट्स। अब आप समझ जाओगे ना पेट्रो प्रोडक्ट्स क्या है। बोलते नहीं है। क्या है पेट्रो प्रोडक्ट? 5, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैसेस, एयर टर्बाइन फ्यूल। इनको लिख लोगे, इन पांचों को पेट्रो प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ जी, 5 के ऊपर सेंट्रल एक्साइज है, स्टेट एक्साइज नहीं है। व्हाट अबाउट वैट, सीएसटी? यस। जीएसटी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बेटा, इंडियन हेम्प, ओपियम, नारकोटिक्स अदर देन टोबैको। इंडियन हेम्प, भांग, ओपियम, अफीम, नारकोटिक्स अदर देन टोबैको। बोलो। सेंट्रल एक्साइज नहीं है, स्टेट एक्साइज यस स्पेसिफिकली मेंशन है। जीएसटी, जीएसटी लगता है, इंडियन हेम्प पे तो लगता है। क्या हो गया? वैट सीएसटी बेटा चार्ज नहीं होता। ऊपर कराया था ना यार, क्या हो गया? इसलिए मैंने लिस्ट बनवा दी थी कि 7 के अलावा बाकी सबके ऊपर जीएसटी है। ठीक है, चलो जी, इसके अलावा एनी अदर गुड्स अदर देन अबव। अच्छा, टोबैको रह गया, हाँ बिल्कुल सही, टोबैको। बोलो। सेंट्रल एक्साइज है, स्टेट एक्साइज नहीं है, वैट सीएसटी नहीं है, व्हाट अबाउट जीएसटी? यस। लास्ट, एनी अदर गुड्स अदर देन अबव, इनके अलावा।
any other goods other than above. बोलो क्या आ जाएगा बेटा? केवल और केवल जीएसटी, बाकी कुछ नहीं है. सर्विसेज, सर्विसेज केवल और केवल जीएसटी. क्योंकि सिलेबस में बेटा जीएसटी के थोड़ा जीएसटी के एंगल से ज़्यादा पढ़ना. वो 7 गुड्स के नाम याद कर लो जिनके ऊपर जीएसटी नहीं है. एमसीक्यू में पूछ सकता है, वो सेंट्रल एक्साइज भी स्टेट एक्साइज भी पूछता है, इसलिए मैंने अलग अलग एंगल से प्रैक्टिस करवा दी. पर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो वो ये आएंगे बेटा, कौन कौन सी गुड्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं है. एट प्रेजेंट 7. एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ENA used for ALHC alcoholic liquor for human consumption, and 5 petroleum product. 5 petroleum product में पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एयर टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैसेस. दिस इज द मेन क्रक्स, इंट्रोडक्शन. यहाँ तक कोई क्वेरी है पूछें, नहीं फाइनली अपना जीएसटी स्टार्ट करें बेटा. एनी इफ्स एंड बट्स फ्रॉम योर साइड, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ भी. चले मूव ऑन. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. वेटेज कितने की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? 50 मार्क्स, जिसमें से एमसीक्यू 30%, मतलब 15 नंबर के, और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव. जो भी पढ़े इस हिसाब से कि लाइफ में लास्ट टाइम कोचिंग ले रहे हैं बेटा, उसके बाद सीधा इंडस्ट्री को सर्विस देनी है. फाइनल में कोचिंग का टाइम थोड़ा मिल नहीं पाता, ट्रेनिंग में बिजी रहते हैं. ट्रेनिंग बढ़िया करना कि डमी लेके बैठ जाओ, इसलिए जो पढ़ो यहाँ डिटेल में पढ़ लो. चलो छोटे छोटे पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, फिर एडवांस लेवल पे ले जाता हूँ. नाम क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स. ये टैक्स और ड्यूटी में फर्क क्या होता है? स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी टैक्स है, ड्यूटी नहीं है. क्या डिफरेंस है? एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, वाइल बेटा इनकम टैक्स है आपका बेटा, और क्या था? सेंट्रल सेल्स टैक्स है, वैट टैक्स है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी एक्सेप्ट स्पेलिंग? कुछ तो लेजिस्लेचर के दिमाग में चल रहा होगा जिन्होंने बनाया है. उन्होंने क्या रख दिया? जीएसटी. जीएसटी ड्यूटी क्यों नहीं? गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूटी. ओ सर ड्यूटी रख देते, फिर आप पूछते टैक्स क्यों नहीं? होल ऑफ इंडिया पे जो लगते हैं वो टैक्स, जो होल ऑफ इंडिया पे नहीं लगते वो ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी है नालायक, पूरे इंडिया पे लगती है. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, पूरे इंडिया पे लगती है. मतलब नहीं, कोई मतलब हुआ? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है वो टैक्स वर्ड यूज कब करता है और ड्यूटी वर्ड यूज कब करता है? एग्जाम में नहीं आएगा पर पता तो होना चाहिए. स्टैम्प ड्यूटी है, मकान जब खरीदते हैं स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, वो ड्यूटी है, टैक्स नहीं है. वो डिफरेंस क्या है भाई? और जेब से तो जाना ही है, कुछ भी बोल दो. जहां पर टैक्सीबिलिटी के मल्टीपल रेट्स होते हैं वहां वर्ड यूज होता है ड्यूटी, और जहां टैक्सीबिलिटी के सिलेक्टेड रेट होते हैं वहां वर्ड यूज होता है टैक्स. जहां टैक्सीबिलिटी के मल्टीपल रेट्स होते हैं वहां वर्ड यूज होता है ड्यूटी. जहां टैक्सीबिलिटी के सिलेक्टेड रेट होते हैं वहां वर्ड यूज होता है टैक्स. कस्टम ड्यूटी है, क्या मतलब? साहब हजारों प्रोडक्ट दे रखे हैं कस्टम में, जिसको इंपोर्ट करोगे उसके आगे उसका रेट दे रखा है, उस रेट से क्या होगी? कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी. 0% से लेके 400% तक रेट है.
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंगाएं 0% है, आपका बेटा लग्जूरियस कार मंगाएं 400% तक क्या लगते हैं, टैक्सेस चार्ज होते हैं। हजारों रेट वेरी कर रहे हैं बेटा, 0% से लेके 400% तक मल्टीपल रेट्स हैं, वहां वर्ड यूज होता है बेटा आपका ड्यूटी। और जहां टैक्सीबिलिटी के सिलेक्टेड रेट होते हैं वहां वर्ड यूज होता है टैक्स। जीएसटी में रेट ही 5 है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी में रेट कितने हैं बेटा, अगर पता हो नॉलेज के लिए, 5 रेट हैं, 0, 5, 12, 18 एंड 28%। कुछ सिलेक्टेड आइटम पे दो रेट हो रहे हैं, ज्वेलरी 3% पे है अगर पता हो बेटा, और रफ डायमंड जो है वो 0.25% पे है। तो ये तो स्पेसिफिक हो गए, ज्वेलरी के लिए 3, रफ डायमंड्स के ऊपर कितना है 0.25। उसके अलावा कितनी कैटेगरी है केवल टैक्स की, 5, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सिलेक्टेड रेट है इसलिए क्या बोलते हैं, टैक्स। स्टैम्प ड्यूटी, हजारों प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होती है, डिवेंचर, शेयर, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, XYZ लिस्ट बनी हुई है, उन सबके आगे उनका क्या दे रखा है, रेट। किसी पे 5 है, किसी पे 10 है, किसी पे 15 है, किसी पे 80 है, किसी पे 150 है, किसी पे 200% है। मल्टीपल रेट्स ऑफ टैक्सीबिलिटी, वहां वर्ड क्या यूज होता है बेटा, ड्यूटी। सिलेक्टेड रेट ऑफ टैक्सीबिलिटी, वहां वर्ड क्या यूज होता है, टैक्स। तो एक चीज समझ में आ गई, जीएसटी क्या है बेटा, टैक्स है। टैक्सीबिलिटी के रेट क्या होंगे बेटा, यहां पर कम होंगे, कम है, केवल कितने रेट है, 5। याद कर लेना कौन कौन से 5, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। दो स्पेसिफिक रेट है बेटा, वो भी याद कर लो, ज्वेलरी के ऊपर 3%, डायमंड, रफ डायमंड, इनके ऊपर बेटा 0.25%। लिखो पॉइंट नंबर 1, जीएसटी इज अ टैक्स नॉट ड्यूटी। GST is a tax not duty। टैक्स का मतलब सिलेक्टेड रेट ऑफ टैक्सीबिलिटी, कम रेट है। ड्यूटी का मतलब मल्टीपल रेट ऑफ टैक्सीबिलिटी। कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा इसके ऊपर, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। घर पे पेरेंट्स ही पूछ लें भाई कि टैक्स में और इसमें क्या फ़र्क है। इनकम टैक्स है, जीएसटी आपका टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, इनमें क्या फ़र्क है पता तो रहे। तो जहाँ पर भी ड्यूटी पढ़ लो ना, समझ जाना इसकी टैक्सीबिलिटी के रेट बहुत होंगे, और जहाँ पर भी टैक्स है थोड़ा रिलैक्स हो जाना, इसके रेट कंपैरेटिवली कम होंगे। वेरियस रेट्स ऑफ जीएसटी आर, कितने हैं बेटा, कौन कौन से, 0%, 5%, 12, 18, 28। किसके ऊपर 0 है, किसके ऊपर 5 है, किसके ऊपर 18 है, वो स्टूडेंट लेवल में कुछ याद नहीं करना, ठीक है। हजारों हैं बेटा चीज़ें, गुड्स, कोई 5 वाली है, कोई 12 वाली है, कोई 18 वाली है, कोई 28 वाली। लग्जूरियस आइटम कार वार लें 28 में आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम AC लें बेटा, रेफ्रिजरेटर लें 18 पे आते हैं। जनरली 12%, 5% अलग अलग गुड्स दे रखी हैं। जैसे परचेजिंग करने जाएं, 1000 से कम की शर्ट्स लें 5% पे होती है, 1000 से ऊपर का ले लें बेटा 12% पे होता है। याद नहीं करने कोई भी है, हमें भी याद नहीं है, वो तो क्लाइंट होता है, क्लाइंट ही खुद बताता है जी इतने % वाली है। क्लाइंट ये पूछ लेना एकदम कि आज ही मेरा क्या काम है, मैं फैन बेचता हूँ, रेट बताओ। ओ भाई मैं क्या रेट बताऊँ, खैर चेक करके बताऊंगा, मतलब ऑल ऑफ सडन नहीं बता सकते हम, ठीक है। हजारों गुड्स हैं यार, पता नहीं क्या क्या चीज़ बिक रही है। क्लाइंट का फोन आ गया जी मैं ये माइक्रोफोन बेच रहा हूँ या मैं ये साउंड सिस्टम बेच रहा हूँ, रेट बताना जी, रेट क्या होता है। ओ भाई मैं क्या बताऊँ, विष्णु भगवान थोड़ी ना हूँ मैं, ठहर चेक करके बताऊंगा टैरिफ में कि क्या इसका रेट होता है, 5 पे है, 12 पे है, 18 पे है। याद नहीं करना बेटा, ये इनका पता होना चाहिए कि टोटल कितने हैं, 5 रेट हैं। 2 और लिखो, ज्वेलरी के, ज्वेलरी 3%, और आपका बेटा रफ डायमंड्स 0.25%। इन रेट्स को जीएसटी की लैंग्वेज में बोला जाता है टैरिफ रेट।
दीज रेट्स आर नोन एज टैरिफ रेट। अपनी पढ़ाई के ऊपर जीएसटी कितना है कोचिंग सर्विस पे? 18%। अपना तो रेट पता होना चाहिए, मैं कितना चार्ज कर रहा हूँ आपसे? 18%। तो इसको बोलेंगे 18% टैरिफ रेट है। जीएसटी रेट बोल दो, आम आदमी बोलता है जीएसटी रेट, पढ़ी लिखी कम्युनिटी बोलती है टैरिफ रेट। जीएसटी बेटा सर्विसेज पे टैरिफ रेट, बाय एंड लार्ज सर्विसेज पे 18%। सर्टेन सर्विसेज ऐसी है जिन पे 5% भी है। रेस्टोरेंट, खाना खाने के बाद थोड़ा बिल भी देख लिया करो और उस पर देख लिया करो कौन कौन से टैक्स लगे हुए हैं, अपडेट रहा करो। रेस्टोरेंट पे देखोगे 5% क्या है बेटा नजर आएगा। पर फिर बोल रहा हूँ याद नहीं करने कि कौन सी सर्विस पे कितना है, वो तो मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ब्रॉडली कैटेगरी 5 है, 0, 5, 12, 18, 28। सर्विसेज में जनरली 2 ही कैटेगरी होती हैं, 18% या 5%। ठीक है जी। इन रेट्स को क्या बोला जाता है? टैरिफ रेट। अब इसमें छोटी छोटी कई चीजें हैं, उनको प्रोविजन क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान देना, इसमें क्वालिफाइड सीए तक परेशान रहते हैं। एक तो मैथमेटिकल 0, एक इंग्लिश 0। इसे तसल्ली से समझना और अपनी ट्रेनिंग में अपने बॉस को सिखा देना, वो भी दुखी है नालायक, क्वालिफाइड है। एक मैथमेटिकल 0, एक इंग्लिश वाला 0। इन दोनों में फर्क है। जो मैथमेटिक्स वाला 0 है इसको लॉ में बोलते हैं निल रेटेड सप्लाई। अभी कुछ मत लिखना, मैं लिखवाऊंगा, एक बार सामने स्क्रीन पे ध्यान दो, क्योंकि दोनों में 360 डिग्री में डिफरेंस है। एक तो बोलते वक्त ये नहीं पता चल रहा होता हम कौन सा 0 बोल रहे हैं, लिखते वक्त तो पता चल रहा है कि कौन से 0 की बात हो रही है। अब आप मेरे आर्टिकल बन गए, मैं कह रहा हूं 0 रेटेड सप्लाई है, अब दिमाग में आएगा भाई ये कौन सा 0 है? ये मैथमेटिक्स वाला 0 है, यही इंग्लिश वाला ZERO ये वाला 0 है। सर दोनों में फर्क है। अगर जिसका टैरिफ रेट ही 0 है इसको बोलते हैं निल रेटेड सप्लाई। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। जो ये किसान भाई जो भी उगाते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये जो भी बिकेगा, ये कितना परसेंट रेट है इसका? 0% टैरिफ रेट है। तो एग्रीकल्चर को हम क्या बोलेंगे? निल रेटेड सप्लाई। एग्रीकल्चर वाली आइटम को हम क्या बोलेंगे? निल रेटेड सप्लाई। जीएसटी तो है पर 0% से है। ये मत बोल देना जीएसटी ही नहीं है, वो तो केवल 7 ही है। जीएसटी तो है पर किस रेट से है? 0% से है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मत बोल देना कि जीएसटी नहीं देनी, जेब से तो 1 रुपया भी नहीं गया। और ठीक है यार पैसा नहीं गया, पर वो आर्टिकल क्या है? जीएसटी के दायरे में है। वो 7 चीजें तो जीएसटी के दायरे में ही नहीं है। लीकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये जीएसटी के दायरे में है। कौन से बेटा इनको क्या बोलते हैं? निल रेटेड सप्लाई। सप्लाई जिसका टैरिफ रेट ही 0 है। एक होता है इंग्लिश वाला 0, ZERO। 2 टाइप की सप्लाई। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे आउटसाइड इंडिया, ये पेन मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ये मोबाइल मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, कुछ भी इंडिया से आउटसाइड इंडिया अगर आप एक्सपोर्ट कर दे, उसको बोलते हैं 0 रेटेड सप्लाई। अब इसका इस 0 से कोई लेना देना नहीं है यार। 2 टाइप की सप्लाई, एक एक्सपोर्ट और दूसरा सप्लाई टू SEZ। हैव यू हर्ड दिस वर्ड SEZ? बस बाकी तो मैं संभाल लूंगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैं या तो एक्सपोर्ट कर दूं, मैं हूं एक्स लिमिटेड दिल्ली का, ये मोबाइल मैंने बनाया, ये मोबाइल बना के मैंने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस मोबाइल को क्या बोलेंगे? इंग्लिश वाला 0, ZERO। मैंने क्या करी है? 0 रेटेड सप्लाई करी है। या ये मोबाइल बना के मैं किसको बेच रहा हूं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। तो क्या माना जाएगा? ये सप्लाई मानी जाएगी 0 रेटेड सप्लाई। इसमें वीआईपी ट्रीटमेंट है बेटा, बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या देती है? इंसेंटिव देती है। इसमें कोई इंसेंटिव नहीं है, इसमें तो एक ही इंसेंटिव है, टैक्स माफ कर दिया, रेट ही घटाया, कितना कर दिया? 0% कर दिया। पर इसमें तो बेटा सब्सिडी तक मिल जाती है। 0 रेटेड सप्लाई कर दो 500 करोड़ की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1% की हमसे कैश सब्सिडी ले लो। आपने 500 करोड़ का टारगेट अचीव कर दिया, 500 करोड़ का 1%, 5 करोड़ का आपको क्या मिलेगा बेटा? गवर्नमेंट से कैश सब्सिडी मिलेगी इस वाले 0 पे। वो इंग्लिश में सब लगे हुए, बोलने में सब 0 आता है, उनको लग रहा है इसमें भी है। किसान भाई ने 100 करोड़ की सेल कर दी, 200 की सेल कर दी, 500 करोड़ की सेल कर दी, वो कह रहे जी मुझे भी सब्सिडी दो। ओ भाई मैथमेटिक्स वाले 0 पे बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट किस पे है? ZER इंग्लिश वाले पे। ये नाम नालायक गलत है, या तो इसका नाम कुछ और करना था। ये इसलिए कंफ्यूजन होती है बेटा, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंफ्यूजन है।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वहां रिटर्न में ना ऑप्शन आती है, जीरो रेट नील रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। उनके ये नहीं समझ में आ रहा होता दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज के बाद जब भी ट्रेनिंग में जाओ, अपने बॉस को आप ही सिखा देना। उल्टी सीधे भर रहे होते हैं, जीरो रेटेड वाले को नील रेटेड में डाल रहे हैं, नील रेटेड वाले को जीरो रेटेड में डाल रहे हैं। फर्क है दोनों में। व्हाट इज जीरो रेटेड, व्हाट इज मैथमेटिकल जीरो रेटेड? एक तो ये बोलना पड़ेगा क्लास में। नील रेटेड सप्लाई, इसका मतलब क्या है? सप्लाई जिसका टैरिफ रेट ही जीरो है, सप्लाई जिसका टैरिफ रेट ही जीरो है, उसको बोलते हैं हम साहब आपका नील रेटेड सप्लाई। व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई? इसका टैरिफ रेट जीरो है ना। दो सप्लाई, या तो मैंने आउटसाइड इंडिया क्या करी है, एक्सपोर्ट करी है, या मैंने क्या करा है बेटा, एससीजेड को माल बेचा है। इस सप्लाई को क्या बोलेंगे? जीरो रेटेड सप्लाई। तो लिखो अलग से इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले लिखो नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड सप्लाईज are those supplies which has बोलो यार, which has 0% टैरिफ रेट। एक एग्जांपल लिख के छोड़ दो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये 0% पे है, ठीक। व्हाट इज जीरो रेटेड? अब इसका मैथमेटिकल जीरो से कोई लेना देना नहीं है। टू टाइप ऑफ सप्लाई इज नोन एज जीरो रेटेड सप्लाई। फॉलोइंग टू टाइप ऑफ सप्लाई is known as जीरो रेटेड सप्लाई। कौन कौन सी दो टाइप की है बेटा, बोलना। नंबर 1 इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। एमसीक्यू में ध्यान रखना, दिमाग खराब हो जाएगा बेटा। नंबर 1 एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। नंबर 2 बोलो, नंबर 2 सप्लाई टू एससीजेड, नीचे मत देखना, या सप्लाई बाय एससीजेड, नीचे मत देखना। मैं कह रहा हूं दिमाग खराब हो जाएगा एमसीक्यू में। सप्लाई टू एससीजेड या सप्लाई बाय एससीजेड? टू, केवल टू है, बाय नहीं लिखा। सप्लाई टू एससीजेड, हमने एससीजेड को माल बेचा। एससीजेड की फुल फॉर्म लिख लो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पूछूं? चेक करें आप क्या करेंगे। रिटर्न जब फाइल करोगे तो कहां दिखाओगे, देखना चाहता हूं आपको। ये 5% वाला पेन है, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। 5% वाला पेन मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, क्या ये जीरो रेटेड है? यस, ये क्या एक्सपोर्ट कर दिया, ये जीरो रेटेड है। ये 12% वाली आइटम मोबाइल, एग्जांपल ले रहा हूं, एक्चुअल में कहीं 18 हो इसका। ये 12% वाला मोबाइल मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, क्या ये जीरो रेटेड है? बोलो यस, ये जीरो रेटेड है। ये 28% वाली बोतल मैंने एससीजेड को बेच दी, सप्लाई टू एससीजेड, क्या ये आपका बेटा जीरो रेटेड है? यस, ये जीरो रेटेड है। 5, 12, 18, 28 वाले एक्सपोर्ट करूंगा तो ये जीरो रेटेड है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसका मैथमेटिकल रेट क्या है? जीरो, तो हम बोलेंगे नील। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है? नील रेटेड है। इसको एक्सपोर्ट कर दूं तो इसको क्या बोला जाएगा? एक्सपोर्ट तो ये भी होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी क्या होता है बेटा? एक्सपोर्ट होता है। प्याज उगाई पाकिस्तान में, हमने क्या कर दी? एक्सपोर्ट कर दी। हमने बेटा आलू उगाया पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान को हटाओ नलायक को, बांग्लादेश में, वहां समस्या ज्यादा हो रही है, वहां हमने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। नील रेटेड को अगर एक्सपोर्ट कर दूं
तो ये नील रेटेड मानी जाएगी या ये जीरो रेटेड मानी जाएगी? सो फर्क क्या पड़ेगा? अरे फर्क पड़ेगा। अगर जीरो रेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शाबाशी देती है। अभी आप ऐसे समझो, वो आपकी पीठ थपथपाएगी, शाबाश। और अगर नील रेटेड है, चपेट पड़ेगी, चल छाड़ो। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? 5, 12, 18, 28 इनको अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो ये जीरो रेटेड है। मुश्किल वाले सारे मैं लूंगा बेटा। 5, 12, 18, 28 ये अगर एक्सपोर्ट होंगे तो ये जीरो रेटेड है। नील रेटेड एक्सपोर्ट हो जाए तो उसको जब रिटर्न फाइल करें वहां कहां दिखाएं? नील रेटेड में दिखाएं या जीरो रेटेड में दिखाएं? बस ये क्वेश्चन है मेरा। एक्सपर्ट महापंडित से क्वेश्चन है बेटा। आप प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड है, मैं आपका क्लाइंट हूं। अगर रिटर्न गलत फाइल हो गई, उधर डिपार्टमेंट पकड़ेगा, मेरे इंसेंटिव जाएंगे। आंसर इज जो भी एक्सपोर्ट हो जाए सब जीरो रेटेड है। जो भी एक्सपोर्ट हो जाए, इवन अगर नील रेटेड भी क्या हो जाए बेटा, आपका एक्सपोर्ट हो जाए, वो भी क्या माना जाएगा साहब? जीरो रेटेड माना जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दो सप्लाई मेरी तरफ से वाइंड अप हुई, नील रेटेड एंड जीरो रेटेड। दोनों के ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट का कंट्रोल है। आगे चल के जब सिलेबस बढ़ेगा, टैक्स दोनों में नहीं देना होता। जीरो रेटेड को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करती है, वहां तो और ज्यादा प्रमोट करती है बेटा, इंसेंटिव्स भी देती है। टैक्स दोनों में नहीं देना, पर दोनों के ऊपर गवर्नमेंट का क्या है साहब? कंट्रोल है। एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड के नील रेटेड और जीरो रेटेड? आपसे क्वेश्चन बेटा, ऊपर ध्यान दे। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसके ऊपर जीएसटी है 0% से, यानी कि कैश तो इसमें भी नहीं जाएगा। जीएसटी आउटपुट तो उसमें भी नहीं हो रहा बेटा, पैसा तो इसमें भी नहीं जा रहा। और लीकर के ऊपर भी जीएसटी नहीं है। क्या मैं लीकर को बोल सकता हूं नील रेटेड सप्लाई? जिससे पूछ रहा हूं। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ईएनए एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टोटल 7 हो गए ना बेटा। इन 7 के ऊपर जीएसटी नहीं है। क्या मैं इनको नील रेटेड सप्लाई बोल सकता हूं? क्या बोलूं फिर उनको? क्या बोले बेटा, आप बताएं, जो आपका मन करे वो, चाहे मुझे आज गलत पढ़ाना पड़ जाए। उन 7 को क्या नाम दें? क्या वो नील रेटेड है? बहुत बढ़िया, उनके ऊपर जीएसटी ही नहीं है। इन पे जीएसटी है, वो अलग बात है, रेट 0% है। उनको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। वो जो 7 प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उसको जीएसटी की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो जब रिटर्न फाइल करोगे वहां पर ये हेडिंग होती है। तो अगर आपके लीकर, आपका बारबेक्यू नेशन ये है बेटा, आपका रेस्टोरेंट है, वो आपका क्लाइंट है। अब बारबेक्यू नेशन बेटा लीकर भी कर रहा है, खाना पीना भी। खाना पीना टैक्सेबल सप्लाई है 5% पे, लीकर क्या है बेटा? नॉन टैक्सेबल। तो रिटर्न जब फाइल करोगे, लीकर जितनी भी बेची है वो कौन से कॉलम में जाएगी? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई? एक लाइन में बताओ, फिर लिखेंगे। सप्लाईज विच इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, वो सप्लाईज जिनके ऊपर जीएसटी चार्ज ही नहीं होता, जीएसटी के दायरे से ही बाहर हैं। इस टाइप की सप्लाई को क्या बोला जाता है बेटा आपका? इस टाइप की सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट 7, बार बार नाम याद कर लो, एट प्रेजेंट 7, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ईएनए, इसको तो रट लो, इसको तो व्हाट्सएप डीपी बना दो, अपनी माथे पे लिख लो इसको तो, और एक दूसरे के माथे पे पढ़ते रहना, लेटेस्ट अमेंडमेंट है बेटा। और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट लिखो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। कोई घर में हो ना बेटा क्वालिफाइड चार्टर्ड, उनके साथ आज जाके खेलना, उनसे पूछना कि जी ये क्या है, जरा समझाओ हमें। लिख के देता हूं अगर वो बता पाए इनमें डिफरेंस। फाइनल में उनके साथ खेलना कि बताइए भाई जरा ये क्या है। चलो, नॉन टैक्सेबल अभी लिखना मत, चेक करना ठीक बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, मैं भूल जाता हूं कई बार। सप्लाईज हैविंग 0% रेट इज नॉन एज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। वो सप्लाई जिसका रेट ही 0% है उसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। झूठ, पाप। व्हाट इज नॉन टैक्सेबल? सप्लाई outside the preview of GST is known as non-taxable supply. At present केवल 7 सप्लाई
outside the preview of GST supply outside the preview of GST is known as non-taxable supply. और नीचे लिख लो एट प्रेजेंट 7 कौन कौन से? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ENA एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. एक एक लाइन में बोलना, लिखने के बाद नीचे मत देखना. हो गया? चलो एक एक लाइन में जल्दी जल्दी. व्हाट इज रिलेटेड सप्लाई? जल्दी बेटा, नहीं नींद आनी शुरू हो जाएगी. व्हाट इज रिलेटेड सप्लाई? सप्लाई जो जीएसटी के दायरे में है पर जिसका मैथमेटिकल रेट क्या है? 0% है. व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई? दो. नंबर 1 एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया. नंबर 2 सप्लाई टू SEZ. व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई? Supply which is outside the preview of GST is known as non-taxable supply. At present 7 गुड्स हैं जो नॉन टैक्सेबल के दायरे में आती है. बाकी पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, जितनी भी गुड्स हैं सब किसके दायरे में आ जाती हैं बेटा? GST के दायरे में आती हैं. ठीक. एक सप्लाई और होती है, 5 मिनट फोकस रखना, एग्जम्प्टेड सप्लाई. ये क्या होती होगी यार? पट्टे मारो, कोशिश करो. जैसे पहले तो ये टैक्सेबल तो होगी, ये टैक्सेबल जीएसटी के दायरे में तो होगी. फिर एग्जम्प्टेड क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई बार पब्लिक इंटरेस्ट में सर्टेन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी क्या कर देती है बेटा? माफ कर देती है. टेक द एग्जांपल ऑफ बेटा कोविड-19 जब आया, कोविड की वैक्सीनेशन आई बेटा, वो पेड वाली, गवर्नमेंट की फ्री वाली नहीं. वो वैक्सीनेशन वैसे ही महंगी थी बेटा. अब उसके ऊपर मेडिसिन के ऊपर रेट है 12%. 500 की मान लो वैक्सीनेशन है बेटा, 12% जीएसटी चार्ज होगी. कितने की हो जाएगी वो? 560 की. तो आम पब्लिक के पास 500 नहीं है, वो 560 कहां से लेके आए? तो गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर देती है बच्चे? जीएसटी एग्जाम्प्ट कर देती है कि छोड़ दो जी इसको, जीएसटी एग्जाम्प्ट कर दो. नोटिफिकेशन इशू करती है और उसके ऊपर जीएसटी माफ करती है. इसको बोला जाता है एग्जाम्प्टेड सप्लाई. उसका रेट तो है कुछ 5, 12, 18 या 28, पर पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट क्या कर देती है बच्चे? जीएसटी एग्जाम्प्ट करती है. इसको बोला जाता है एग्जाम्प्टेड सप्लाई. प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं. एक्चुअल में जो रजिस्टर आप यूज कर रहे हैं ये 12% वाली आइटम है. ये रजिस्टर जो आप यूज कर रहे हैं बेटा, ये 12% की क्या है साहब? आइटम है. पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा ये नालायक वैसे नहीं पढ़ रहे, इसके ऊपर 12% जीएसटी लग गई, रजिस्टर और महंगा हो जाएगा, इन्हें और बहाना मिलेगा. पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर दिया बेटा इन्होंने? जीएसटी एग्जाम्प्ट कर दिया. तो इस रजिस्टर पे रेट तो है 12, पर गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जाम्प्ट करा. इसको क्या बोल देंगे बेटा? आपका एग्जाम्प्टेड सप्लाईज. केरला स्टोरी मूवी आई थी बेटा, तो कईयों में क्या कर दिया था जी? इसको टैक्स, ये सुना होगा मूवी टैक्स फ्री हो गई. अरे कुछ तो सुना होगा यार इस टाइप का कि मूवी क्या हो गई? टैक्स फ्री हो गई. और टैक्स फ्री ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पर्सन क्या करें? इस मूवी को देखें. टैक्स हट जाएगा तो टिकट सस्ती होगी, टिकट सस्ती होगी तो बेटा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा साहब? पर्सन उसको कंसीडर करेंगे. तो गवर्नमेंट को लग रहा है जी पब्लिक इंटरेस्ट पे है, इसके ऊपर टैक्स हटा देना चाहिए. तो उस टाइप की सप्लाई को क्या बोला जाता है? एग्जाम्प्टेड सप्लाई. और ये ज्यादा इंटरेस्ट नजर आता है इलेक्शन के आसपास. वैसे इन पता नहीं क्यों इनके इंटरेस्ट नजर आते हैं. इलेक्शन के आसपास बहुत चीजें क्या होती हैं? एग्जाम्प्ट होती हैं. उसको बोला जाएगा बेटा आपका एग्जाम्प्टेड सप्लाई. वो सप्लाई जिसका अपना कोई टैरिफ रेट तो है 5, 12, 18 या 28, पर गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है? नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम्प्ट करती है. इस टाइप की सप्लाई को बोला जाता है एग्जाम्प्टेड सप्लाईज. ठीक, लिखो एग्जाम्प्टेड सप्लाई. पहले बताओ फिर लिखेंगे.
सप्लाईज पहले बोलो विच हैज सम टैरिफ रेट, 5, 12, 18, 28 वाली आइटम है, पर गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर रही है बेटा, एग्जाम्ट करती है। दवाइयां एग्जाम्ट कर दी, हार्ट में स्टंट डलता है, एक सुनाओ, घरों में कहीं सुना हो, देखा हो, वो वैसे ही बहुत महंगा है यार, 1-1, 1.5 लाख का, 18% की आइटम है, 18% और लग गया, उसको दोबारा हार्ट अटैक पड़ जाएगा, जिसके डलवा रहा है बेटा वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया जी, पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जाम्ट कर दिया, तो उसका रेट तो है 18, पर पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर दिया, माफ कर दिया, इसको बोलेंगे एग्जम्प्टेड सप्लाई। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस 18% पे है, फ्लाइट से ट्रेवल करें 18% क्या लग रहा है, मान लो टैक्स रेट लग रहा है। दिल्ली मेट्रो एग्जम्प्ट है, मेट्रो से ट्रेवल करें उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, क्योंकि लो मान के चल रहा है जी, आम आदमी मेट्रो से ट्रेवल कर रहा है, लाखों करोड़ों लोग डेली क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो इनका पब्लिक इंटरेस्ट में टैक्स क्या कर दो, माफ कर दो, तो उसको क्या बोल देंगे फिर हम, एग्जम्प्टेड सप्लाई। रेट तो है 5, 12, 18, पर पब्लिक इंटरेस्ट में माफ कर दिया, ये हो जाएगा एग्जम्प्टेड सप्लाई। फ्यूचर में ऑल्दो मुझे नजर नहीं आता कि कोचिंग को भी एग्जाम्प्ट करो, पढ़ना जरूरी है, 18% टैक्स रेट, रेस्टोरेंट पे 5, कोचिंग पे 18, मतलब गवर्नमेंट कह रही है क्या रखा है पढ़ने में, खाना खाओ, रेस्टोरेंट में 5 है, कोचिंग पे क्या है यार, 18% है, पढ़ाई में 18 है, गवर्नमेंट को लग रहा है लग्जरी है, खाना पीना लग्जरी नहीं है, रेस्टोरेंट पे 5, उसको बढ़ा के 28 कर दो, नालायक को, घर पे खाना अपना आप ही ना खाएगा जब महंगा हो जाएगा, पढ़ाई पे 18 है, इस पे 5 होना चाहिए या 0 पे होना चाहिए। एनी हाउ फ्यूचर में गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, चलो इसके ऊपर माफ करो, तो ये क्या मानी जाएगी, एग्जम्प्टेड सप्लाई। एट प्रेजेंट माफ नहीं है, 18 है, पर अगर हो जाए तो क्या हो जाएगी ये, एग्जम्प्टेड सप्लाई। लिखो, सप्लाईज विच हैज सम टैरिफ रेट, supplies which has some tariff rate but which is exempt by government through notification in official gazette, which is exempt by government through notification in official gazette. Such supply is known as exempted supply. Example, traveling in metro is exempted service. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर, ये सब एग्जाम्प्ट है। पेशेंट और बीमार हो जाएगा बेटा अगर जीएसटी लगा दिया डॉक्टर की फीस पे। क्लियर? तो कितने टाइप की हो गई बेटा आपकी, टोटल 5 टाइप हो गए ना, एक एक करके 1 बाय 1 पिक करो। नीचे में देखना, नील रेटेड सप्लाई, सप्लाई जिसका मैथमेटिकल रेट 0 है उसको बोला जाता है नील रेटेड सप्लाई। 0 रेटेड सप्लाई, 2 टाइप की सप्लाई, नंबर 1 एक्चुअल एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया, नंबर 2 सप्लाई टू एससीजेड, हम एससीजेड को माल बेच रहे हैं, ये हो जाएगी बेटा 0 रेटेड। नंबर 3 आपका बेटा एग्जाम्प्टेड सप्लाई, वो सप्लाई जिसका अपना कुछ टैरिफ रेट तो है पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू उसको एग्जाम्प्ट करती है, इसको बोला जाता है एग्जाम्प्टेड सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई which is outside the preview of GST is known as non-taxable supply. Exam 2 marks question, difference between nil rated supply and exempted supply. खत्म हो गया क्वेश्चन, 2 नंबर का है, डिफरेंस बिटवीन nil rated supply and exempted supply। बोलो यार, पढ़ा दिया। nil rated which has 0% tariff rate, वो हो गया nil rated। what is exempted? which has some tariff rate like 5, 12, 18, 28 but exempt by government through notification in official gazette, such supply is known as exempted supply। ये डिफरेंस है, 2 नंबर में आएगा बेटा। दोनों में कॉमन क्या है? nil rated में और exempted में डिफरेंस तो आया हुआ है, पर दोनों में कॉमन क्या है?
एक तो दोनों की दोनों जीएसटी के दायरे में, नॉन टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल है, दोनों ही जीएसटी के दायरे में है, दोनों के ऊपर डिपार्टमेंट का क्या है बेटा, आपका कंट्रोल है। कॉमन ये है, ठीक है जी। अब इसको अगर हम ब्रॉडली लेवल से देखें, सेंटर में लिखो सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई। एक तो होती है नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, एक होती है टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या मतलब है, आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी के दायरे से ही बाहर। 7 चीजें, टैक्सेबल जो जीएसटी के दायरे में है, विद इन द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। इसकी फर्दर 4 बाइफर्केशन होती हैं। नील रेटेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई और अदर टैक्सेबल सप्लाईज। अब इन सब के बारे में आपको पता है। नील रेटेड जिसका 0% टैरिफ रेट, एग्जम्प्टेड एग्जम्प्ट बाय गवर्नमेंट, टैरिफ रेट तो है 5, 12, 18, 28, पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया। व्हाट इज जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट या सप्लाई टू एसईजेड। और ये बता सकते हो फिर क्या बच गया, जो टैक्सेबल है और हम टैक्स भी दे रहे हैं। 5, 12, 18, 28 वाली होंगी बेटा, क्योंकि मैथमेटिकल जीरो वाली तो यहाँ गई। 5, 12, 18, 28 और जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। जैसे अपना एग्जांपल ले लो, कमर्शियल कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर सर्विस 18% पे है, गवर्नमेंट को जमा भी करवा रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा बेटा, अदर टैक्सेबल सप्लाईज में। तो ये रिटर्न के अंदर ऐसे कॉलम होते हैं बेटा, जब रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 1, 3B, उसमें ऐसे कॉलम होते हैं। तो पूरे महीने में कितनी नील रेटेड है, कितनी एग्जम्प्टेड है, कितनी जीरो रेटेड है, वो ऐसे ध्यान रखना कि ये डिफरेंस होता है। क्योंकि अगर कॉलम गलत भर दिया, रिटर्न वंस फाइल्ड कैन नॉट बी अमेंडेड। एक बार रिटर्न चली गई, फिर बाद में गलती सुधारने का मौका अगले महीने मिलेगा। अगले महीने की रिटर्न में क्या होगा, वो अमेंड होगा। और 1 महीने से पहले ही अगर डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया कि आपने जान के चोरी करी है, इस वाले नील को आपने यहाँ दिखा दिया, इंसेंटिव लेने के चक्कर में गवर्नमेंट तो ये मानेगी मेल प्रैक्टिस है। और मजे की बात है, इसमें इंसेंटिव मिलने थे, इसमें यहाँ दिखा दिया, गवर्नमेंट खुश हो रही होगी, नालायक है, करते रहो, हमें क्या दिक्कत है। अब समझ रहे हैं कि छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ेगी यार। उधर सप्लाई बड़ी लो 50 करोड़ की है, क्लाइंट ही आपका बड़ा है, मारुति उद्योग लिमिटेड, टाटा मोटर्स, क्लाइंट इतना बड़ा आपका बेटा, और आपको इनमें डिफरेंस ही पता चल रहा। जीरो रेटेड को इसमें डाल दें तो मरे, इंसेंटिव रुक गए, नील रेटेड को इसमें डाल दिए, डबल मरे। इससे पहले कि आप ठीक करोगे, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, केस मेला फाइल बना देगी। वो मानेंगे कि जान के आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं बेनिफिट लेने के लिए, और टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, तीनों चीज रिकवर कर लेंगे फिर वो। फिलहाल डिफरेंस समझ में आ गया। अब एक छोटी सी चीज है, और ज्यादा क्या कंफ्यूजन होती है, सर्टेन प्रोविजन जो है, जो नॉन टैक्सेबल है, जिसपे जीएसटी नहीं लगता, और जो नील रेटेड है,
जीएसटी तो है पर 0% से, और जो एग्जम्प्टेड है रेट तो है 5, 12, 18, 28। एक बार सामने ध्यान दो बेटा, पर गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा है। एक बार तेजी से बोलो, व्हाट इज नॉन टैक्सेबल? जीएसटी के दायरे से ही बाहर है, जीएसटी ही नहीं लगता। व्हाट इज रिलेटेड? जीएसटी लगता है 0% से। व्हाट इज एग्जम्प्टेड? जीएसटी का रेट तो है 5, 12, 18, 28, पर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इसको एग्जाम्प्ट कर रखा है। इन 3 टाइप की सप्लाईज में जीएसटी के काफी हद तक प्रोविजन सेम है। इन 3 टाइप की सप्लाई में जीएसटी के प्रोविजन काफी हद तक सेम है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन बनाई, उसमें इन तीनों को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि प्रोविजन सारे सेम है बेटा। नॉन टैक्सेबल को रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, नील रेटेड एक्सक्लूसिव है रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, एग्जम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अब क्योंकि इनके प्रोविजन सेम थे, तो गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन बनाई, इन तीनों को इकट्ठा कर दिया, और उस डेफिनेशन का नाम दे दिया एग्जम्प्टेड सप्लाई। अब ये दिमाग खराब होता है। अब 2 चीजें ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर मैं लिखवाऊंगा। एक बार सुनने पे ध्यान दे बेटा, लिखवाऊंगा, मामला संगीन है। अगर मैं बोलूं डिफाइन एग्जम्प्टेड सप्लाई, तो आप क्या बोलोगे? इट मीन्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इट मीन्स रिलेटेड सप्लाई, इट मीन्स एग्जम्प्टेड बाय गवर्नमेंट। इट मीन्स एग्जम्प्टेड बाय गवर्नमेंट। 3 टाइप ऑफ सप्लाई इज नोन एज एग्जम्प्टेड सप्लाई, ये डेफिनेशन है। और अगर मैं आपसे पूछूं वैसे ही कि एग्जम्प्टेड सप्लाई का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जम्प्टेड सप्लाई, तो आप क्या बोलोगे? जिसका अपना टैरिफ रेट तो है, पर गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया बेटा? एग्जाम्प्ट कर दिया। उस टाइप की सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्प्टेड सप्लाई। मैं कहना यह चाह रहा हूं, इसका नाम कुछ और देना चाहिए था ताकि कंफ्यूजन ना हो। पर एक चीज बोली जाती है बेटा, लो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना हुआ कि आपने एग्जाम पास करने हैं। लो बना हुआ है जुडिशरी के लिए, या लो बना हुआ है पढ़े लिखे पर्सन के लिए। वो अपने आप ही क्या कर लेंगे? इंटरप्रेट कर लेंगे। पर अगर मैं बच्चों वालों के एंगल से बात करूं, आपके एंगल से, इसका नाम कुछ और देना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं एग्जम्प्टेड, दिमाग में ये वाला एग्जम्प्ट आता है। जैसे बोल दूं जीरो, तो दिमाग में मैथमेटिक्स वाला जीरो आता है। इंग्लिश वाला तो आएगा नहीं ना यार, जेडीआर हो, खाली जीरो बोलूं तो मैथमेटिक्स वाला जीरो। ऐसे खाली एग्जम्प्टेड बोलूं तो दिमाग में ये वाला आता है। मेरी बात ध्यान से, लास्ट टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई? मीनिंग, those supplies which has some tariff rate but which is exempt by government through notification in official gazette. What is the definition of exempted supply? It includes nil rated supply. 3 type of supply is known as exempted. Number 1, non taxable. Number 2, nil rated. And number 3, exempted supply. तो 2 अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत कर जाना। अगर वो मीनिंग पूछे तो इसका मतलब वो इसकी बात कर रहा है, और अगर वो डेफिनेशन पूछे तो इसकी बात हो रही है। आई होप यू आर गेटिंग द इश्यू। तो हेडिंग डालो, डेफिनेशन ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई, सेक्शन 2 क्लॉज 47। एग्जम्प्टेड सप्लाई डेफिनेशन डिफाइन कर रखा है बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 47। जीएसटी में ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है, 114 डेफिनेशन है बस। और मजे की बात है, सारी सिलेबस में है, याद करनी है। मैं निपटा दूंगा धीरे धीरे जैसे जैसे आती रहेंगी। एग्जम्प्टेड सप्लाई सेक्शन 2 क्लॉज 47, लेमैन की लैंग्वेज से बोलो, क्या क्या आ जाएगा इसमें? प्लस नॉन टैक्सेबल प्लस ये तो है डेफिनेशन। और एक लिटरल मीनिंग पूछूं तो, लिटरल मीनिंग, सप्लाई विच हैज सम टैरिफ रेट but which is exempt by government through notification in official gazette. ठीक, वापस आते हैं, कहीं भटक जाओ।
पॉइंट नंबर 1 लिखवाया था मैंने, जीएसटी इज अ टैक्स नॉट ड्यूटी। फर्क क्या था बेटा, जहाँ वेरियस रेट्स होते हैं वहाँ होता है ड्यूटी, जहाँ सिलेक्टेड रेट होते हैं बेटा वहाँ वर्ड यूज होता है टैक्स। तो पहला पॉइंट हमने सीख लिया, जीएसटी टैक्स है। वेरियस रेट्स ऑफ जीएसटी आर 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। दो स्पेसिफिक रेट हैं, ज्वेलरी के ऊपर 3%, रफ डायमंड्स के ऊपर 0.25%। जीरो किस पे, 5 किस पे, 12 किस पे, 18 किस पे, अपने को याद नहीं करना, बस एक ब्रॉडली याद करने के ये रेट होते हैं। फिर इसके बाद मीनिंग ऑफ सर्टेन इंपोर्टेंट टर्म्स। नंबर 1, nil rated supply. Supply which has 0% tariff rate is known as nil rated supply. Number 2, zero rated supply. Two type of supply is known as zero rated supply. Number 1, actual export outside India. Number 2, supply to SEZ. Number 3, non-taxable supply. Supply which is outside the preview of GST is known as non-taxable supply. At present केवल कितनी है बेटा, 7। alcoholic liquor for human consumption, extra neutral alcohol for used in alcoholic liquor for human consumption, and 5 type of petroleum product. नेक्स्ट इसके बाद बेटा आपका एग्जाम्प्टेड सप्लाई, वो सप्लाई जिसका अपना कोई टैरिफ रेट तो है 5, 12, 18, 28, पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू इसको एग्जाम्प्ट कर देती है। इस टाइप की सप्लाई को बोलेंगे एग्जाम्प्टेड सप्लाई। और अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं, एग्जाम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, 3 टाइप को बेटा इकट्ठा करके बोलते हैं एग्जाम्प्टेड, nil rated, नॉन टैक्सेबल और एग्जाम्प्टेड सप्लाई। मेरी तरफ से यहां तक हुआ, आपके इफ्स एंड बट्स चेक कर लो, कुछ रिपीट करना हो वो पूछ लो, टेक योर टाइम, कुछ भी रिपीट करना हो या आपकी कोई क्वेरी हो। ये रजिस्टर संभाल के रखना बेटा, फाइनल तक काम आएंगे ये, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस हिसाब से ले रहा हूं कि लाइफ में लास्ट टाइम है। हो गया, चलो आगे। अब एक दो कॉन्सेप्ट सिखा दूं जो आगे चल के वर्ड यूज होते हैं। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या कॉन्सेप्ट है बेटा ये, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं। इंडिया में आया था बेटा 2004 में, उस जमाने के कॉमर्स मिनिस्टर लेके आए थे कमलनाथ जी। SEZ कॉन्सेप्ट कॉपी करा है बेटा चाइना से। चाइना और इंडिया बाय एंड लार्ज इकट्ठे ही क्या हुए थे बेटा, इनको फ्रीडम मिली थी। इंडिया 1947 में, चाइना आई थिंक 50s में था, जो भी था, पर चाइना बेटा जितना तेजी से आगे तरक्की कर गया, इंडिया उतना तेजी से तरक्की नहीं कर पाया। सर जीरो रेटेड सप्लाई रिपीट कर दो, 5 मिनट में करता हूं बेटा, अब इसको सुनने पे ध्यान दे। जीरो रेटेड 2 होती है यार, एक्सपोर्ट कर दो और SEZ को माल बेच दो, ठीक है। अब इस पे ध्यान दे, क्या बोल रहा था, चाइना से कॉन्सेप्ट कॉपी करा है बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हमारे बाद नालायक को फ्रीडम मिली थी, पर आज उसकी इकोनॉमी कंपेयर करें और अपनी इकोनॉमी कंपेयर करें, ये बोला जाता है चाइना आज यहीं रुक जाए और हम इसी तेजी से आगे बढ़ते रहें, 100 साल के आसपास लग जाएंगे हमें वहां पहुंचने में। उनकी 2 सिटी तो मैंने खुद पर्सनली बेटा विजिट कर रखी है, गुंजाओ और खचाओ, नाम ऐसे होते हैं नालायकों के इनके। ये 2 सिटी मतलब हद है यार। मैं वर्ल्ड की कई कंट्रीज में घूमा हूं बेटा, इंक्लूडिंग दुबई एंड ऑल, चाइना जैसी डेवलपमेंट कहीं नहीं देखी। क्या है कॉन्सेप्ट इनके, एक तो सबसे पहला पॉलिटिकल, एक ही पार्टी है वहाँ, ये नहीं कि हर गली में नेता है, एक ही पार्टी है, जो छाटना है उसमें से छाट ले, मैं तो वोट नहीं दूंगा, घर पे बैठ, तेरे वोट की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिया में बेटा हर गली में क्या होता है, यहाँ पर नेता होता है, वहाँ कम्युनिस्ट है बेटा, एक ही पार्टी है। पॉपुलेशन पे ड्रेस्टिक क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। एरिया वाइज हमारे से 2.5 गुना है बेटा वो, पर पॉपुलेशन अब हम क्या कर गए, उनको क्रॉस कर गए। लास्ट ईयर तो जीते उनसे हम, उनको भी हम क्या कर गए साहब, क्रॉस कर गए। मुद्दे पे आते हैं,
वो क्या करा उन्होंने, कुछ पॉलिसीज ऐसी ली जिससे वो तेजी से क्या हो गए साहब, डेवलप हो गए। उसमें कॉन्सेप्ट वो लेके आए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उन्होंने चाइना में एरियाज बना दिए, एरियाज, इंडस्ट्रियल एरिया उन्होंने क्या कर दिए, डेवलप कर दिए, और उनको नाम दे दिया SEZ, और उनको VIP ट्रीटमेंट दे दी कि आप जो भी चीज बनाएंगे हम आपको टैक्स के दायरे से बाहर करेंगे, पर आपका टारगेट जो रहेगा आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड चाइना, चाइना की बात कर रहे हैं, आउटसाइड चाइना क्या करना, आप एक्सपोर्ट करना। आप लगाओ अपनी फैक्ट्री साहब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, आप सर्विसेज वाले हैं जाइए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, आप सारी की सारी गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर दो चाइना से, हम आपको बेटा टैक्स के दायरे से ही क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। VIP ट्रीटमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं लगाएंगे, लेबर लॉ आपके ऊपर वहां एप्लीकेबल नहीं होंगे, लाइसेंस किसी टाइप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जाइए SEZ में फैक्ट्री लगाइए, प्रोडक्शन कीजिए, पर चाइना में मत सप्लाई करना, आउटसाइड इंडिया क्या करना साहब, आउटसाइड चाइना क्या करना, एक्सपोर्ट करना। वो पॉलिसी उनकी क्या कर गई बेटा, काम कर गई। आज कितनी मर्जी चीज देख लो यार, वर्ल्ड में कहीं किसी कंट्री में चले जाना, बिना चाइना के कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं चाइना में, वहां चले जाओ, वहां की शॉप पे, नॉर्मल शॉप पे, आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो मोबाइल की, मुझे मोबाइल में इतने स्विच नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 स्विच चाहिए, मुझे केवल ये चाहिए, मुझे स्क्रीन इतनी बड़ी चाहिए, ये छोटी है इसको थोड़ी सी बड़ी कर दो, कैमरा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, कैमरा यहाँ पर होना चाहिए, मैं ऐसे ऑन कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, मैं चाहता हूँ ये ऊपर से नीचे, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, वो बोलेगा जाओ शाम को आ जाना, ले जाना। मतलब इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं यार, वो कस्टमाइज कर देते हैं हर चीज, एक एक चीज क्या टेक्नोलॉजी वाइज आगे हैं, वो बहुत ड्रेस्टिकली क्या चल रहे हैं बेटा, वो आगे चल रहे हैं टेक्नोलॉजी भाई। आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ आपको क्या चाहिए, वो उस हिसाब से आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। मैं तो क्लाइंट के साथ गया था कि आप चलो जी हमारे साथ, चल भाई मेरा तो काम क्या है, वो कह रहा है जी कोई टैक्सेशन हो तो आप देख लेना, मैं क्या चाइना का टैक्सेशन देखूंगा, मन में सोच रहा था मैं तो उसके साथ जाऊं, क्या दिक्कत है। जब देखा था मैंने तो यार कहां से कहां चल रहे हैं। उनका गांव में गया था मैं, खचाऊ प्रोडक्शन जो हो रहा था विलेज एरिया में, उनका गांव भाई हमारे गुड़गांव की साइबर सिटी से आगे, उस साइबर सिटी जो देखने में हमारा बढ़िया लगता है टॉप क्लास, वो उनसे आगे चल रहे हैं यार वो। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज। मैं टैक्स पे आता हूं, खैर नहीं तो लेक्चर कितना मर्जी बड़ा ले लो इस पे। पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बढ़िया था उनका। SEZ उनका क्या करने लग गया बेटा, काम करने लग गया। अब चीजें उन्होंने क्या करी साहब, एक्सपोर्ट करी, और जब टैक्स हट जाएंगे ऑब्वियस सी बात है वैल्यू नीचे आएगी। और इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। रूम में बात कर लो बेटा, जितनी चीज होंगी, अगर 100 चीज है 90 चीज चाइना की मिलेगी। 100 में से 90 आइटम मैं कह रहा हूं साहब चाइना की मिलनी है। इतने ज्यादा वो क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। कुछ तो उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस थी, कुछ उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब SEZ में उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया, टैक्स फ्री करा। बस पर्पस क्या था, केवल एक्सपोर्ट। उससे क्या पर्पस सोल्व होता है, एक्सपोर्ट से भी क्या पर्पस सोल्व होता है पता तो रहे, फॉरेक्स आता है। और जितना ज्यादा फॉरेक्स आता है उतनी ज्यादा करेंसी क्या होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कल को अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएं, आज $1 = 84 के आसपास है बेटा, कल को अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएं तो ये उल्टा भी हो सकता है, ₹1 = 84। सोचने में कुछ नहीं जा रहा, अगले 500 साल तक होना नहीं, पर एक ये भी हो सकता है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो ये उल्टा भी हो जाए। इसलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाता है। सेम कहानी बेटा चाइना ने ली, SEZ। हमने उनको देखा बेटा 1960 से देखते आ रहे थे, नींद खुली 2004 में। हमें तो कॉपी करने में भी टाइम लगता है, और 2004 में फिर हमने भी इसको कॉपी किया कि हम भी लेके आएंगे SEZ का कॉन्सेप्ट। शुक्र है लेके तो आ गए यार, 2004 में लेके आए बेटा ये SEZ। इन्होंने भी एरियाज क्या कर दिए, नोटिफाइड कर दिए। और यहां पर जाइए, इंडस्ट्री लगाइए, सर्विस दीजिए, हम आपको VVIP ट्रीटमेंट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। टैक्सेशन में भी VIP ट्रीटमेंट होती है, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, जितने भी कानून है बेटा आपके, उन सब में क्या होता है, यहां पर थोड़ा लॉ लिबरल होता है। ये आया था इंडिया में 2004 में SEZ। इंडिया में ज्यादा SEZ नहीं है बेटा, 100-125 के आसपास ये SEZ ऑपरेट करते हैं। मुझे कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना है, एक बार सामने स्क्रीन पे देखना, आपके क्लिक कर जाए। ये अपना ज्योग्राफिकल रीजन इंडिया, ये डॉटेड एरिया मान लो है SEZ। सबसे नजदीक SEZ नोएडा में है। पूरा नोएडा नहीं, सेक्टर 64 और सेक्टर 64 भी पूरा नहीं है, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होते यार आपके आसपास, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ऐसे एरिया नहीं बना देते, उनको बोलते हैं SEZ। गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है उनको। तो पूरा बवाना कोई SEZ थोड़ी ना है, एक समझने के लिए उसका एक पर्टिकुलर सेक्टर 3
मान लो वो कर दिया उन्होंने SEZ, तो बवाना का सेक्टर 3 क्या मान लिया जाएगा? SEZ। तो ऐसे ही नोएडा पूरा SEZ नहीं है, वहां का कोई इंडस्ट्रियल एरिया होगा, सेक्टर होंगे, उसमें भी एक एरिया होगा, उसको क्या नोटिफाई कर दिया इन्होंने? SEZ। अब जो ये डॉटेड एरिया है इसको क्या बोलते हैं? SEZ। यहां पर क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया। इसके अलावा जो बाकी एरिया बच गए इसको लॉ में बोलते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, DTA। ये वर्ड यूज होंगे बार बार, DTA, SEZ, DTA से माल SEZ में जा रहा है, SEZ से DTA में आ रहा है, तो ये पता होना चाहिए होता क्या है। व्हाट इज DTA? फुल फॉर्म मत बता देना। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ये होता क्या है? एरिया अदर देन SEZ इज नोन एज DTA। ये रूम मान लेते हैं इंडिया है, और साहब ये जो 4 चेयर लगी हुई है ये मान लेते हैं क्या है बेटा? आपकी चेयर SEZ। इसके अलावा बाकी जो भी बच गया ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? DTA। ऑनलाइन कैमरे में जो देख रहे हैं बेटा, ये रूम मान लेते हैं, महसूस करो जहां पर आप अपने कमरे में बैठे हो वो पूरा रूम मान लो इंडिया है, जिस एरिया में आप बैठे हैं वो मान लो SEZ है, तो उस रूम का बाकी जितना भी एरिया बच गया वो सब क्या हो जाएगा? DTA। दिल्ली क्या है? दिल्ली DTA। कोई SEZ है ही नहीं। नोएडा सेक्टर 64 SEZ को छोड़ दें तो बाकी नोएडा क्या है? DTA। एरिया अदर देन SEZ इज नोन एज DTA। ये वर्ड यूज होंगे, इसको लिखो कहीं। समझ आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना चाहो तो फिर ऐसे बनाना, साफ सुथरा सा। ये डॉटेड पोर्शन, चलो ये डॉटेड पोर्शन मान लो SEZ है, तो इसके अलावा बाकी जितना भी एरिया बच गया वो क्या हो जाएगा? DTA। DTA की फुल फॉर्म लिख लेना बेटा, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होंगे आज के बाद, याद रखना इन्हें। और थोड़ा सा मैं भी परेशान करके देखता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट पे टिके रहना। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? नंबर 1 एक्सपोर्ट, नंबर 2 सप्लाई टू SEZ। हमने जो SEZ को माल दिया, मुझे ये बताना बेटा जीरो रेटेड है या नहीं है। लिखूं? सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम DTA टू SEZ। सेल ऑफ गुड्स उल्टा भी तो हो सकता है, SEZ टू DTA। बोला था एक्सपोर्ट करना, वो कह रहा है ये एक्सपोर्ट के ऑर्डर ही नहीं मिल रहे, चल तू इंडिया में बेच। वो अलग बात है, फिर उनको बेनिफिट नहीं देंगे, बेच सकता है, प्रोहिबिट नहीं है। सर ये भी तो हो सकता है SEZ से एक्सपोर्ट कर दे। DTA टू SEZ। DTA कहाँ पर है? इंडिया में, अदर देन SEZ। दूसरा SEZ टू DTA। तीसरा SEZ टू USA। चौथा ये भी तो हो सकता है SEZ टू SEZ। नोएडा SEZ वाले ने झज्जर SEZ वाले को बेच दिया, झज्जर SEZ वाले ने पुणे SEZ वाले को बेच दिया बेटा। अब इनमें से बताओ कौन कौन सा आपका बेटा जीरो रेटेड है? पहले वाला तो मैं बताऊंगा, मुश्किल वाला तो मैं लूंगा। ये जीरो रेटेड है। सेकंड बताओ, ये सप्लाई टू SEZ है या सप्लाई बाय SEZ है? ये बाय, ये SEZ ने माल बेचा है DTA को, तो यानी कि ये जीरो रेटेड नहीं है। SEZ टू USA, यस एक्सपोर्ट है। ये क्या चीज है? एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट भी क्या होता है? जीरो रेटेड।
लास्ट बोलना जरा। नोएडा एसईजेड ने झज्जर एसईजेड को बेचा। गुड। लिख लो। सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम डीटीए टू एसईजेड जीरो रेटेड, SCZ to DTA not a zero rated। ट्रेनिंग में जब रिटर्न फाइल करो ध्यान रखना कौन से कॉलम में जाएगा। SCZ टू USA एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट भी क्या होता है, जीरो रेटेड होता है। जबरदस्त बेनिफिट होते हैं बेटा इसमें जीरो रेटेड में। आउटपुट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, और परचेज के ऊपर जो टैक्स देके आते हैं गवर्नमेंट उसका रिफंड देती है। आगे चल के आएगा ये कि जीरो रेटेड के बेनिफिट क्या हैं। 20-25 लेक्चर के बाद पूछूंगा जब एडवांस लेवल पे जाएंगे। दो बेनिफिट होते हैं, आउटपुट माफ, इनपुट साफ। मतलब जो सेल करेंगे उसके ऊपर टैक्स नहीं है, और परचेज पे जो टैक्स देके आए थे उसका क्या मिलता है साहब, रिफंड मिलता है। ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट हो गया जीएसटी इज अ टैक्स नॉट ड्यूटी। दूसरा पॉइंट हो गया वेरियस टाइप ऑफ टैक्स रेट। तीसरा ये बना दिया मैंने डीटीए क्या होता है। ठीक। चौथा, एक एक नंबर में आ जाते हैं यार ये। पहली कंट्री कौन सी थी जो जीएसटी लेके आई थी, फ्रांस। France was the first country who introduced the concept of GST in 1954। फिरंगी कितने एडवांस है नालायक, 1954 में जीएसटी लेके आ गए थे। हम लेके आए हैं 2017 में। 50-60 साल तक तो हमें समझ में नहीं आया था जीएसटी होता क्या है। मतलब फ्रांस में आ गया था 1954 में, इंडिया में कब आया है, 2017 में। तो डाल दो ये, एक एक नंबर में आते हैं। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री, फ्रांस was the first country to introduce the concept of GST in 1954। इंडिया में कब से आया था बेटा, 1 जुलाई 2017, वो भी लिखो। GST is introduced in India with effect from 1 जुलाई 2017। GST एक्सटेंड टू कहाँ तक बेटा, ऑल ऑफ इंडिया। व्हाट अबाउट J&K? अरे व्हाट अबाउट J&K? सर इंडिया का ही पार्ट है, अब तो पूछना भी पाप है। हमारा ये भाई, पीओ की भी हमारा ही है, आ जाएगा वो भी। बांग्लादेश ना आ जाए अब तो, वो डर लग रहा है। चलो देखो क्या होता है, अभी सुबह पढ़ देखते हैं न्यूज। जीएसटी एक्सटेंड टू ऑल ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 7 इंपोर्टेंट लगाना, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब लिखवाता हूं और फिर समझाता हूं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स is a tax that would accrue
to the taxing authority destination based tax is a tax that would accrue to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption. दोबारा बोल रहा हूं, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसको हाईलाइट कर देना। जीएसटी is a destination based tax. Destination based tax is a tax that would accrue to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption. क्या कहना चाहता है वो समझाता हूं। Destination based tax is a tax that would accrue to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption. 5 मिनट फोकस रखना बेटा, ये इसमें से भी आता है बेसिक में। जीएसटी से पुराने जो लॉ थे बेटा 2017 से पहले वैट या सीएसटी होता था, वो मर्ज होके क्या आ गया था बेटा, आपका जीएसटी आ गया। पुराना लॉ होता था ओरिजिन बेस्ड टैक्स, नया जो लॉ है जीएसटी ये है बेटा आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सर क्या मतलब है? डी ऑफ दिल्ली, इसने गुड्स बेची एम ऑफ महाराष्ट्र को, डी का मतलब नाम है ये, दिल्ली, डी ऑफ दिल्ली का है बेटा, इसने गुड्स बेची एम ऑफ महाराष्ट्र को। इस केस में बेटा पहले जो रिवेन्यू जाता था वो जाता था आपका साहब दिल्ली गवर्नमेंट के पास, जहां से गुड्स की मूवमेंट शुरू हुई है। दिल्ली वाले ने माल बेचा है किसको बेटा? महाराष्ट्र वाले को, तो गुड्स की मूवमेंट कहां से स्टार्ट होगी? दिल्ली से। तो रिवेन्यू किसके पास जाएगा बेटा? दिल्ली गवर्नमेंट के पास साहब रिवेन्यू जाएगा। टैक्स कोई भी लगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था उस जमाने में, तो आपका रिवेन्यू किसके पास जाएगा? पर दिल्ली गवर्नमेंट के पास। इसको बोलते हैं ओरिजिन बेस्ड टैक्स, जहां से गुड्स की मूवमेंट शुरू हुई है वहां पर क्या जाएगा बेटा? रिवेन्यू जाएगा। जीएसटी इसका उल्टा है, जीएसटी ने क्या बोला है? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब रिवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा बेटा? उस गवर्नमेंट के पास जहां गुड्स या सर्विसेज की मूवमेंट क्या होंगी बेटा? आपकी टर्मिनेट होंगी। डी ऑफ दिल्ली, इसने माल बेचा बेटा एम ऑफ महाराष्ट्र को, अब माल कहां पर जाएगा? महाराष्ट्र। अब रिवेन्यू किसके पास जाएगा बेटा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। डी ऑफ दिल्ली, इसने माल बेचा बेटा एम ऑफ महाराष्ट्र को, बिलिंग हुई एम ऑफ महाराष्ट्र, पर उसने डिलीवरी ली के ऑफ कर्नाटका में। डेस्टिनेशन कहां पर है? कर्नाटका। डेस्टिनेशन कहां मानी जाएगी बेटा? कर्नाटका। तो बेटा किसके पास रिवेन्यू जाएगा? कर्नाटका गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू जाएगा। इसने यही बोला है बेटा, डेस्टिनेशन ने उल्टा कर दिया इन्होंने, पहले ओरिजिन बेस था, जहां से मूवमेंट शुरू हो रही है वहां पर लो। आज के टाइम क्या है बेटा? डेस्टिनेशन बेस, जहां मूवमेंट खत्म हो रही है वो गवर्नमेंट क्या लगाएगी साहब? टैक्स लगाएगी, उसके पास क्या जाएगा? रिवेन्यू जाएगा। 2017 में जीएसटी आया, सबसे ज्यादा परेशान हुआ था बेटा तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु में उस जमाने में थी बेटा जयललिता जी, और वेस्ट बंगाल में आज के टाइम जो है ममता बनर्जी। सबसे ज्यादा ये परेशान हुए थे कि जीएसटी नहीं आने देंगे। दिल्ली गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल परेशान नहीं हुए थे, जबकि ये तो मशहूर है बेटा धरने प्रदर्शन पे बैठने के लिए। ये क्यों नहीं परेशान हुए? मौज हो गई इनकी, बल्ले बल्ले दिल्ली है बेटा। दिल्ली में हर जगह डेस्टिनेशन दिल्ली है, कपड़े का हब चांदनी चौक गांधीनगर, सारा का सारा कहां से आता है? तमिलनाडु से आता है। पहले रिवेन्यू किसके पास जाता था? तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास। अब रिवेन्यू किसके पास आ रहा है बेटा? सारा का सारा रिवेन्यू साहब दिल्ली गवर्नमेंट के पास। दिल्ली हर चीज में बेटा एशियाज नंबर 1 मार्केट काउंट होती है। नेहरू प्लेस इलेक्ट्रॉनिक की क्या है बेटा? एशियाज नंबर 1। बेंगलोर कर्नाटका से आता था पहले, कर्नाटका से कहां आ रहा है बेटा? आपका दिल्ली में आ रहा है, और फिर दिल्ली से क्या होता था साहब? आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट होता था। पहले रिवेन्यू किसके पास जाता था? ओरिजिन बेस कर्नाटका। अब किसके पास आ रहा है बेटा? सारा का सारा दिल्ली गवर्नमेंट के पास। ये लॉजिक था बेटा कि केजरीवाल साहब ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी थी जीएसटी के ऊपर। खुश था, वैसे तो हर चीज में उसे बोलने की आदत है बेटा कि हर चीज में टांग फंसा दें, वो अलग बात है, बेचारे को अंदर कर दिया। पता होगा हमारे चीफ मिनिस्टर के अंदर है यार, हम बिना चीफ मिनिस्टर के हैं दिल्ली वाले। वापस आओ,
एनी हाउ, पहले रिवेन्यू, पुराने लॉ में रिवेन्यू किसके पास जाता था? जहां से गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट स्टार्ट होती थी। नए लॉ में रिवेन्यू किसके पास जाएगा बेटा? जहां गुड्स या सर्विसेज की मूवमेंट क्या होंगी बच्चे? टर्मिनेट होंगी। अब एक समस्या पड़ेगी बेटा, गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट तो पता चल जाए कहां पर है, इस सर्विसेज की मूवमेंट का कैसे पता चले कहां टर्मिनेट हो रही है? गुड्स में तो फिजिकल मूवमेंट होगी, वहां पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेट हो रही है, इसके पास रिवेन्यू जाएगा। सर्विस में कैसे पता चले? जिस बंदे ने नहीं, पर्सन या ऐसे बोले यार, बंदा तो आम आदमी बोलता है, ये बंदा वर्ड मत बोला करो, आदत पड़ जाती है, डिपार्टमेंट में हो जाता है ऐसे, और फिर वहां जाके वर्ड निकलते हैं, फिर डिपार्टमेंट वाले धक्के देके बाहर निकल। मेरे साथ हो रखा है यार, ऑफिस में जो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं हम पार्टनर बैठ के, हम वो लैंग्वेज वहां निकल गई, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, बड़ी शर्म आई यार, दोबारा मैं तो गया ही नहीं उसके ऑफिसर के सामने। समझ, इसलिए वर्ड बड़े यार संभल के यूज करने होते हैं, आदत अभी से डालना शुरू करो, जब जाके 2-3 साल में मैं यार इतने साल से हो गए प्रैक्टिस में, 2007, 24, 17 साल हो गए मुझे, और आज भी वर्ड्स हमारे से मुंह से निकल जाते हैं। जैसे मैं क्लास में तो बोल देता हूँ नालायक, वहां नालायक निकल जाए तो AAR में हो गया था मेरे साथ। ये 5 मिनट लूंगा आपकी, क्योंकि एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल लाइफ के। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होती है, एक जजमेंट लेनी होती है, वहां से कई बार लॉ में क्लैरिटी नहीं होती, समझ में नहीं आ रहा होता, तो उन्होंने अलग से एक अथॉरिटी बना रखी है भाई, उनसे जाके डिसाइड करवा लो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ट्राउजर के ऊपर रेट मान लो 12%, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ट्राउजर के ऊपर रेट है 12%, शर्ट के ऊपर रेट है 5%, क्लाइंट बना रहा है ट्रैक सूट। अब ये शर्ट है, ट्राउजर है, ये है क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा, इसको 12 में ले या इसको 5 में ले, कई बार दिक्कत हो जाती है यार। विको टर्मरिक, ये क्या चीज है, ये दवाई है या कॉस्मेटिक है? ये विक्स दवाई है, समझ में आता है, विक्स की जो गोली आती है, विक्स की गोली ले खिचखिच दूर करें, ये टॉफी है या दवाई है? समझ में सर दिक्कत क्या हो रही है? एक फार्मा और कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक का रेट अलग है, फार्मा का रेट अलग है। विको क्रैक क्रीम, उसमें दिक्कत नहीं है, क्रैक क्रीम क्या है बेटा आपका, कॉस्मेटिक है या फार्मा है? अरे कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन नहीं है, फार्मा है, वो दवाई। तुम चुप रहो यार, वो क्या अब जैसे दिक्कत आ रही है ना, टू ओपिनियन हो रही है कि ये कॉस्मेटिक भी नजर आ रहा है, ये फार्मा भी नजर आ रहा है। फेयर एंड लवली में दिक्कत नहीं है, कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक मतलब सौंदर्य प्रसाधन है। ये क्या है, विको टर्मरिक, उसकी तो एड में भी आता है विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, एड नहीं आती हो। अब ये क्या चीज है यार, ये दवाई है या कॉस्मेटिक है, नहीं समझ में आ रहा। और दिक्कत कब आ रही होगी, इनके रेट अलग होंगे, कॉस्मेटिक का रेट मान लो 18 है और फार्मा का रेट क्या है बेटा 12% है। प्रैक्टिकल हजारों चीजें होती है बेटा, नहीं समझ में आता इसका रेट क्या हो, तो एक अलग से अथॉरिटी है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, उसमें आता है बेटा ये कि उनसे जाके डिसाइड करवाओ भाई कि ये कहां पर हो। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, इसके ऊपर जीएसटी है, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी इसके ऊपर जीएसटी है। एक्चुअल क्लाइंट बता रहा हूं जिसमें मैं फंसा था, जो लैंग्वेज मेरे से यूज हो गई थी वहां, और कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर जीएसटी है। पर अगर बॉडी में कोई एनाटॉमी है उसको दूर करने के लिए अगर कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी हुई है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। 5 मिनट लूंगा आपकी, काम आएगा आपके लाइफ में बेटा, ये इधर उधर की बात नहीं है। अब लॉ में लिखा है कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर जीएसटी है, पर बॉडी की कोई एनाटॉमी दूर करने के लिए अगर वो हुई है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। एसिड अटैक किसी बच्चे ने कर दिया लेडी गर्ल के ऊपर बेटा, एसिड अटैक, बॉडी खराब हुई, उसको ठीक करने के लिए अगर सर्जरी होगी उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। पैदाइशी कुछ बच्चे एनाटॉमी हो जाती है बॉडी में बेटा, दांत बाहर ऊपर नीचे नहीं हो जाते, उसको ठीक करने के लिए सर्जरी लेनी पड़ गई, उस केस में बेटा जीएसटी नहीं है। हमारा क्लाइंट है बेटा मधुबन चौक का ही, एलचएम के नाम से क्लिनिक है, चेक करना, इंडिया नंबर 1 काउंट होते हैं जेंडर चेंज के हैं ये क्लाइंट। ये जेंडर क्या करते हैं, इंडिया में तेजी से बड़ा पॉपुलर हो रहा है, जेंडर चेंज के क्या है ये क्लाइंट है। अब जेंडर चेंज के लिए उनको करनी पड़ती है कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। क्लाइंट की क्वेरी ये थी इसके ऊपर जीएसटी है या नहीं है। दिमाग खराब हो गया यार। शिल्पा शेट्टी ने अपनी नाक ठीक करवाई थी, उनकी पहली मूवी देखना बाजीगर, उसके बाद वाली देखना, आपको सर्जरी में डिफरेंस नजर आएगा। उसके ऊपर जीएसटी है, क्रिस्टल क्लियर है, वो कोई बॉडी की एनाटॉमी नहीं है, वो सौंदर्य प्रसाधन है। मेरा क्लाइंट जो जेंडर चेंज कर रहा है बेटा, उस केस में वो जो सर्जरी कर रहा है उसको भी बार बार करनी पड़ रही है बेटा कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। अब उस पर समझ में नहीं आ रहा यार जीएसटी है या नहीं है, वो ओपिनियन ले रहा है जी आप बताओ। अब देखने में लग भी रहा है नहीं भी है, बॉडी की एनाटॉमी है या नहीं है, किसी का बनना है मेल से फीमेल, क्या मेल फीमेल से मेल, आज के टाइम हो चुका है ओपन बेटा ये आपका, उनकी रिक्वायरमेंट है अपनी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये बॉडी की एनाटॉमी है या नहीं है। हमने अप्लाई कर दिया AAR के पास कि जी आप बताओ हमें समझ में नहीं आ रहा जीएसटी चार्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अलग से एक बॉडी होती है।
तो इनके यहाँ केस लग गया था रिप्रेजेंट करने, मैं गया, 3-4 डेट में जाना पड़ता है, 2 डेट तक ठीक चल रहा था, तीसरी डेट में पता नहीं क्या नालायक निकल गया था, मेरे मुंह से क्या वर्ड निकल गया था, उन्होंने पकड़ लिया था यार ये, मिस्टर जैन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू डोंट नो हाउ टू डील। थोड़ा यार शर्मिंदगी, और मुझे पता भी नहीं चला था क्या निकल गया, नेचुरल टोन में निकल गया था मेरे से। जो उसके बाद हुई, मैं चौथी अपील में मैं तो गया ही नहीं, पार्टनर को भेज दिया, भाई तू जा। तो ये छोटे छोटे वर्ड आदत पड़ जाती है यार, ये पर्सनल मत हो ना बेटा, मैं समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि खुद मेरे ऊपर था ये। ऑफिस में जाते हैं, मैं कार्गो पहन गया, वो कार्गो नहीं चलती थी पॉकेट वाली, वो कार्गो पहन गया, मेरे बॉस ने मुझे बहुत डांटा। उसी फर्म में आज मैं पार्टनर हूँ, जिस फर्म में मैंने ट्रेनिंग ली थी, मैं कार्गो पहन गया, जो उसमें नया नया लड़का था, और कार्गो उस जमाने में चली थी, नई नई कार्गो खरीद लाया, पहन के पहुंच गया। बॉस ने बहुत डांटा यार, ये या तू मैकेनिक है क्या, इसमें तुझे पेचकस प्लास क्या क्या रखने हैं, तो ये क्यों पहन के आया है। बड़ा गुस्सा आया मुझे, मेरी पर्सनल इच्छा है मैं कुछ भी पहनूं, ट्रेनिंग में आया हूं मैं कुछ भी पहनूं। बाद में पता चला बेटा ट्रेन उसमें जाने नहीं देते, ड्रेस कोड होता है, डिपार्टमेंट में जाओगे जींस में जाने नहीं देंगे, बाहर ही खड़ा कर देंगे, अंदर एंट्री ही नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ट्रेनिंग में पता चलेंगी। आदत डालना इन चीजों की, एक कभी शॉर्टकट में लिखने की आदत मत डालना। मैं तो क्लास में लिख रहा हूं जैसे मैन्युफैक्चरर में ऐसे कर देता हूं, या कुछ भी चीज में ऐसे कर देता हूं, फिर ये सेम आदत पड़ जाती है जब बेटा हम अपील फाइल कर रहे होते हैं, उसको टाइप कर रहे होते हैं, ये जैसे ही अगर लिख दिया अपील ही रिजेक्ट हो जाएगी। कोई भी शॉर्टकट अगर हमने ले लिया, कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होता। आदत प्रॉपर डालना, शॉर्टकट की आदत नहीं आती, वो क्लासरूम में ठीक है, एग्जाम पर्पस के लिए भी ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में चलता ही नहीं है। वापस आऊं, हैवी हो गया, बीच में एक टॉपिक आ गया था कनेक्टेड, इसलिए बताया, इसलिए बंदा कभी यूज नहीं करेंगे हम, 2-4 बार टोकूंगा आपको भी आदत पड़ जाएगी। पर्सन या असेसी, क्वेरी क्या थी, क्वेरी भूल गया मैं तो आपकी यार। हाँ अब इस पे आते हैं। अब समस्या पहले तो लो याद कर लो, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है हिंदी में बोलो। रिवेन्यू उस गवर्नमेंट के पास जाएगा जहां गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट टर्मिनेट होंगी। रिवेन्यू उस गवर्नमेंट के पास जाएगा जहां गुड्स और सर्विस की मूवमेंट टर्मिनेट होंगी। गुड्स में दिक्कत नहीं आती, वहां फिजिकल मूवमेंट नजर आती है। सर्विसेज में कैसे पता चले कि इसकी डेस्टिनेशन क्या है, दूर जाने की जरूरत नहीं। मेरा एग्जांपल लो पहले इस कोचिंग सर्विस का, फेस टू फेस में दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा प्लेस बेटा, ये एरिया हो जाएगा जहां मैं खड़ा हूं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप बताओ भाई, अब ऑनलाइन पूरे इंडिया से बैठे हैं, कोई गुजरात से बैठा है, कोई हरियाणा से बैठा है, कोई यूपी से बैठा है, मेरी सर्विस का कंजम्पशन प्लेस क्या माना जाए। दिक्कत समझ में आ रही है, गुड्स में ये दिक्कत नहीं है, सर्विस में ये दिक्कत आएगी। फ्लाइट जा रही है दिल्ली टू मुंबई, इसका डेस्टिनेशन क्या माना जाए, मुंबई मान लिया, उल्टी भी तो आ रही है फिर ये, मुंबई टू दिल्ली, इसका क्या माना जाए। ट्रेन, राजधानी ट्रेन दिल्ली से गोवा 6-7 स्टेट से होके जा रही है, अब इसका क्या माना जाए। बीच में कोई कहीं की टिकट ले रहा है, कोई कहीं की टिकट ले रहा है। ये सारा का सारा बेटा चैप्टर है, सिलेबस में है आपके, उसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। इन्होंने बताया है जी, हम बताएंगे गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट कहां टर्मिनेट होंगी। सिलेबस में है आपके, पढ़ेंगे, इसके थ्रू पता चलता है कि गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट कहां टर्मिनेट होगी। इसरो सर्विस दे रहा है सैटेलाइट लॉन्च की, हैव यू हर्ड द वर्ड इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे वर्ल्ड में सैटेलाइट्स क्या करता है बेटा, लॉन्च करता है। एक्स कंट्री ने, वाई कंट्री ने इसरो से सैटेलाइट लॉन्च करवाई। अब उस सर्विस के ऊपर मान लो जीएसटी है, अब इसका क्या माना जाए, कंजम्पशन कहाँ हुई है, वो तो गई ऑर्बिट में आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया क्या होता, आउटसाइड क्या चली गई, वर्ल्ड ही चली गई। अब उसका डेस्टिनेशन क्या माना जाए, वो सब किससे निकलेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई से। ठीक, ये था बेटा एक रफ इंट्रोडक्शन। आज जीएसटी स्टार्ट हुआ है, केवल ये 7 पॉइंट। आज के लिए इतना ही, दैट इज ऑल फॉर टुडे।